वदयातम दोस्तों, तो आज हम राजस्थान में पहुंचे हैं नवलगढ़। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्षी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से मोरार का ग्रुप, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ ग्रुप जो है, उसकी विज़िट हमारी पूरी चल रही है। कल हमने इंडस्ट्री को समझा था, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग जो है वो वहाँ पे किस तरह पैकेजिंग वगैरह होती है। आज हम उन किसानों के पास आए हैं, वहाँ पर हम ग्राउंड रिसर्च करने के लिए आए हैं कि जहाँ पर अन्न का उत्पादन होता है, उन किसानों की सोच को हम समझेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक के प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अभी अंतर आ रहा है। जो पहले हमारे पास में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले ऑर्गेनिक खेती होती है, अब जो खेती होती है उसमें क्या अंतर आ रहा है, और आगे का क्या हमें प्रोस्पेक्ट लग रहा है कि ऑर्गेनिक खेती जो है देश में कितना ऑर्गेनिक अन्न है जिसके माध्यम से देश के लोगों की सेवा की जा सकती है। इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले आज जो दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं, हम राम अवतार जी से कर रहे हैं। सर, नाम सही लिया मैंने? नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो राम अवतार जी, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं ताकि उन्हें जानकारी मिले आपके बारे में। जी, मेरा नाम राम अवतार बुगालिया है, गांव कल्याणपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान का रहने वाला हूं। और मैं पिछले 15 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। ओके जी, और आज तक मैंने पेस्टिसाइड का प्रयोग किया ही नहीं है। बहुत सुंदर। पहले 15 साल पहले तो पेस्टिसाइड होती भी नहीं थी। जी जी जी। और जब ये पेस्टिसाइड हुई तो मैंने उसको। तो सर, 15 साल पहले की जब आप कह रहे हैं, तो अभी जैसे 2010 के आसपास में आपने ये किया, उससे पहले जो थी खेती, तब वहाँ तब भी आप खेती करते थे या खेती तो पैतृक है सर, पैतृक चल रही थी? आपने 15 साल पहले शुरुआत करी है। तो जब आपने शुरुआत करी, आसपास में गांव के जो लोग थे उनके यहाँ से क्या मतलब रहता था कि वो यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड उस समय डलना शुरू हो गया था, भयंकर रूप से डलता था? उन्होंने शुरुआत कर दिया था, जब बहुत ज़्यादा तो यहाँ राजस्थान में नहीं था उस टाइम। जी जी जी। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है, आज भी बढ़ता ही जा रहा है। आज भी बढ़ता जा रहा है आगे। 2010 में इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था कि कोई केमिकल, पेस्टिसाइड का ज़्यादा नहीं था। ये सोच आपकी कब बनी कि मैं अपने खेतों के अंदर इस तरह का कुछ भी उपयोग नहीं करूंगा? ऐसी सोच जो थी वो ये सर, पहले तो जो बीमारियों के बारे में सुनते थे कि पंजाब से बीमारियां आती हैं, पेस्टिसाइड का नाम, ये 2009-10 में आने लग गई थी बात। ये जानकारी आने लग गई थी, उधर से आने लग गई थी कि हरियाणा। और उसमें मेरे गांव की एक पेशेंट थी मेरे जी। मैं पहले बात बताऊं आपको कि एक पेशेंट था जो जिसको मैं बीकानेर गाड़ी से लेके गया था। जी जी। तो वहाँ पर जो है पंजाब से और हरियाणा के लोग बहुत मिले मेरे को। तो मैंने उनसे बात की तो वो बोले पेस्टिसाइड का ये फर्क आ रहा है। जी जी। फिर इधर मोरार का फाउंडेशन जो है ये इस ऑर्गेनिक पे काम करता था जी। मैं उनसे जुड़ा हुआ था पहले से जी। तो मैंने इसको पूरा शुरू कर दिया, उसी टाइम इनको इग्नोर कर दिया कि मैं पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा। पेस्टिसाइड आप नहीं डालेंगे। अभी सर, कितनी ज़मीन है जिसमें यहाँ पे आप खेती करते हैं आपके पास? मेरे 20 बीघा तो मेरी खुद की है। अच्छा जी। और 15 बीघा मैंने लीज पे ले रखी है। 30 बीघा। क्या क्या फसल है जो इस समय पे आप उगा रहे हैं? मैं सब्जी और ज़्यादा फसल का काम, इसका फ्रूटिंग का काम करता हूँ। अच्छा जी। बाकी अनाज में गेहूँ और सरसों, चना, सब थोड़ा बहुत ये सब रहता है। सर, इसकी मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस लग रहा है? जब 2010 में आपने ये लिया था, क्या आपके आसपास के किसान भी इस चीज़ से सहमत थे या आप अकेलों में थे जो नहीं कर रहे थे इस तरह की? यही समस्या सबसे बड़ी कि किसानों को जो है ऑर्गेनिक के नाम से अलग से कुछ पैसा नहीं मिलता। सरकार भी नहीं देती और कहीं से कोई सुविधा भी नहीं मिलती कि भाई ऑर्गेनिक कर रहे हैं। लेकिन मैं मेरे लिए अगर बोलूँ तो मैं 10 से जुड़ने के बाद मैंने इतने ग्राहक बना लिए मेरे जी। जो कंपनियां जैसे यहाँ आ रखी हैं वो तो हैं जी। बाकी दिल्ली भी मैं, मेरा पर्सनल आपको ग्राहक बता दूंगा 10-8 जिनको मैं यहाँ से बस में सामान मेरा रखता हूँ और वहाँ पर जाता है। मतलब डायरेक्ट उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो आपसे कहता है जी मुझे 25 किलो 30 किलो सामान चाहिए, वो आप यहाँ से पैकिंग करते हैं हमें और पैकिंग करके उनके। तो आपने एक तरह से अपनी मार्केट खुद बनाई और उन लोगों को खुद संपर्क किया। जब ये आपने इस तरह की मार्केटिंग करने की कोशिश की, किसानों को बड़ी दिक्कत आती है कि भाई उपभोक्ता कहाँ से लेकर आए, लोगों को कैसे बताएं, अपनी आवाज़ उन तक कैसे पहुँचाएं, उस चीज़ को आपने कैसे थोड़ा सा टैकल किया? वो सर, कुछ तो मेरे को देखो, मोरार का फाउंडेशन है जी, एक यहाँ पर जो हमारे सीकर में चलता है, बजाज फाउंडेशन के नाम से चलता है। और जो राज्य सरकार के जो अधिकारी लोग हैं सीकर के, उनसे मेरा काफी अच्छा संपर्क है। तो उपभोक्ता बने नहीं, उपभोक्ता तो ही है, लेकिन उनके पास जब भी कोई समाचार आता है कि भाई हमारे को बताओ, क्योंकि शेखावाटी में थोड़ा इसका ज्यादा चलन था जी, तो उसके हिसाब से आसपास में लोग पूछते थे तो वो उन्होंने मेरा नाम बताया और मेरा नाम बताने से मेरे को फायदा मिल गया। बढ़िया। तो जो ये नवलगढ़ एरिया, ये शेखावाटी एरिया में आता है? हाँ, शेखावाटी। तो ये पूरा राजस्थान के अंदर बताते हैं, जैसे एक शेखावाटी राजस्थान में नहीं सर, ये विश्व में है जो सबसे पहले शुरू किया है यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक के नाम से, मतलब कमल जी मुरार का जो है जी जी जी, उन्होंने ये नाम दुनिया को, ये ऑर्गेनिक नाम उन्होंने सिखाया है। सबसे पहले है कि भाई जैविक खेती जो है वो किस लिए, बाद में तो धीरे धीरे उनका प्राकृतिक खेती है, परंपरागत खेती है, कई नाम निकाल दिए। जी जी जी, लेकिन उन्होंने जो जैविक खेती शुरू की थी जी, वो
पैतृक जैसे आपने बताया सर, ये धरोहर जो है पीछे पूर्वजों की तरफ से आपके पास आ रही है, तो जो पहले खेती हो रही थी, जो अभी आप जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें कुछ मेजर अंतर आया है? कुछ चीज़ों का उपयोग घटा है, बढ़ा है, या वैसे ही बिल्कुल अंतर सर वही आ गया कि उस टाइम जो था वो एक प्राकृतिक खेती या परंपरागत खेती बोलते थे उसको, कि जो भी सामान जो होता था उसमें जो जितने पैदावार हो जाती थी वो ठीक थी। ठीक। लेकिन हरित क्रांति के बाद में क्या है, लोगों ने पेस्टिसाइड का प्रयोग चालू कर दिया और उससे वो बढ़ाने लग गए। अब हमारे पास दिक्कत आ गई कि हम पेस्टिसाइड का करेंगे नहीं, तो हमने क्या किए, इनपुट्स शुरू कर दिए बनाने। जी, जैसे इनपुट्स जो आपने जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी, मैं खेत में दिखाऊंगा। जी जी। तो उन इनपुट्स से जो है उनके बराबरी हमने भी लगभग मतलब पैदावार प्रोडक्शन जो है वो अब आ गई। तो एक तरह से ये समझा जाए कि जो किसान समझदारी से कार्य नहीं कर रहा, वो कुछ हद तक यूरिया पेस्टिसाइड से वो प्रोडक्शन निकाल लेगा कम मेहनत करके। जो जैविक किसान है, अगर मेहनत ईमानदारी और समझदारी से करे तो प्रोडक्शन को ठीक ला सकता है। प्रोडक्शन बराबर होगा सर। तो कहने की बात यह है कि देश के अंदर जो एक ये सोचा जाता है कि हम कभी ऑर्गेनिक इतना प्रोड्यूस बना ही नहीं पाएंगे, कभी ऑर्गेनिक उगा नहीं पाएंगे। उगा सकते हैं, थोड़ी मेहनत समझदारी उगा सकते नहीं सर, उगाना पड़ेगा अपन को। उगाना पड़ेगा, नहीं तो उधर की रास्ता नहीं है, वो तो जहर की तरफ जा रहा है। ये रास्ता आगे बंद हो गया, अंधेरा है बस। जी जी जी। और उगाना तो अपन को पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पैदावार में कोई कमी नहीं है। पैदावार की कमी, जितना प्रोड्यूस आप निकालते हैं उस प्रोड्यूस को कभी आपको ऐसा भी लगा कि ये मैं ऑर्गेनिक के रेट पे कभी बेच ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसे कन्वेंशनल मंडी में कन्वेंशनल रेट में मेरे तो अभी समस्या नहीं, ऐसी कभी समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी दिल्ली की 3-4 कंपनी आ रही हैं। जी जी। और उनको वो सबसे पहले मेरे पास आती है, मान लो जब शुरू होता है तो, और मैं उनसे सबसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा सामान तो करीब हो सकता है रेट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन काफी हद तक आपको जो नॉर्मल रेट है उससे मंडी नहीं ले जाता, मंडी रिजेक्शन का माल जाता है, जो मान लो समझ गए। तो वो चीज है। तो आपके आसपास के जो किसान हैं वो कभी आपसे प्रेरणा लेकर उनके मन में ऐसे, मेरे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर ही बना रखा है मैंने, ट्रेनिंग यहाँ से किसानों की ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। जो किसान है वो नवलगढ़ के होते हैं, बाहर के नहीं सर, मेरे पास फ्रांस तक के भी हैं, देखो ये आप फोटो में देखो। तो ये जो है फ्रांस के किसान भी है मेरे पास। मैं ये भी आप सबको एक बार पढ़वा दूं, क्योंकि जब हम आ रहे थे भाई साहब से मिलने के लिए, तो हमें जो हमारे यहाँ के जो किसान FPO जो संभालते हैं, उन सब ने भाई साहब का नाम इसलिए लिया था। राम अवतार बुगालिया जी हैं, पुत्र श्री मामचंद बुगालिया जी, और जो जाने जाते हैं, जैसा इन्होंने बताया, सब्जी और फ्रूट की खेती के लिए जो है, उन सब के लिए जो है ये जाने जाते हैं 15 साल से। और अब जो अगर किसी को ऑर्गेनिक खेती सीखनी है, समझनी है, तो उनके लिए एक सेंटर इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, जो संपर्क कर सकते हैं। नवलगढ़ मुख्य रूप से जगह है जहाँ पे हमें, और भाई साहब ने बताया कौन सा गाँव, भाई साहब कौन सा? कल्याणपुरा गाँव है। कल्याणपुर गाँव है, हाँ। थोड़ा सा आप इधर ही आ जाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये देखो अलग से सब्जियाँ भी, अलग सब्जियाँ बनाता हूँ, जो विदेशी सब्जियाँ हैं, दिखाऊंगा भी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भाई साहब जैसे कई जैविक खेती में करने वाले किसानों से बातचीत हुई कि जब हम कोई भी चीज़ जैविक रूप से अगर उगाते भी हैं, तो उसके अंदर, क्योंकि 2010 में जब आपने कहा कि मैंने इनपुट्स वगैरह चेंज करे, पारंपरिक जो उससे पहले खेती थी उसमें नुकसान भी बहुत होता था, कभी पर्यावरण की दिक्कत है। वो तो टाइम ही वैसे था सर, उस टाइम में जैसे क्विंटल 2 क्विंटल भी अगर बीघे का हो जाता तो बढ़िया मानते थे लोग कि ठीक है, क्योंकि उसमें मेहनत कम थी। हाँ। अब जो मेहनत बढ़ गई, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मांग बढ़ गई, पैसे की जरूरत हो गई, तो बढ़ाना जरूरी हो गया है। तो ये चीज़ आप ये बता रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है अब इस तरह की है जिससे हम पैदावार भी अच्छी कर सकते हैं, कीड़ों से जो नुकसान होने के चांस है फसल को, उसको भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी चीज़ें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें इस तरह की सहायता, जो घर पे बना हुआ। और अब ये पूरी मुहिम आपको देखने के बाद में नवलगढ़ में जिस एरिया के अंदर आप हैं, कितना प्रतिशत किसान है जो कन्वर्ट हो चुका है, जो ये कह रहा है कि सर अगर बुगालिया साहब ने ये कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं यही करूँगा ऑर्गेनिक खेती? ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा है या आपको लग रहा है नहीं व्यक्तित्व में अंतर है? प्रभाव तो ये है सर कि यहाँ पर जो ये कंपनियां, मैं अभी बोल रहा था, कोई कंपनी आ रही है, तो ये इन्होंने भी समझे ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग FPOs बना लिए। और गवर्नमेंट जो है उसका भी फोकस है इस पे खूब। अब भी मेरे यहाँ पर 75 किसान, हमारे 2 गाँव के 75 किसानों को जोड़ा है गवर्नमेंट ने, और प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने सहायता भी दे रहे हैं, उनको इनपुट बनाने के लिए वो सब चीजें। 100 में से कितना प्रतिशत किसान है जो अभी आपकी बात से प्रभावित होकर कन्वर्ट हो गए? अभी मेरे हिसाब से 50% आसपास में है, हो गए, कन्वर्ट हो गए। जो 50% नहीं हुए, अब उनके वो क्या कह रहे हैं? वो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, वो सबके मन में यही है कि होंगे, लेकिन क्या कि प्रयास जो चाहिए, प्रयास नहीं, मेहनत जो है ना, इसमें कुछ बनाना पड़ता है। ये बाकी इनपुट्स तो दुकान पे गए, पैसे दिए, लाए और लगा दिया, एक ही दिन में सारा काम हो गया। सही बात। और इसमें 10 दिन में कम से कम लगते हैं बनाने में, फिर उसको
काम में लो तो थोड़ा सा तो ये आता है। तो दोस्तों जो एक मेजर इंसाइट है जो राम अवतार जी ने हमें दी है वो ये कि देश के अंदर बहुत लोगों के दिमाग में, और हमारे भी पिछले 7-8 सालों से यही था, पहला तो हमारे दिमाग में एप्रीहेंशन यही था कि ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न अन्न कभी उस पैदावार को मैच ही नहीं कर पाएगा जो नॉन ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न होता है अनाज जो है। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि मैच तो हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड किसान जो है समझदारी से, धैर्य से और निष्ठा के साथ में कार्य करे, ईमानदारी से कार्य करे, तब ये संभव है। सर इसके ना बीज का बहुत रोल आता है। जैसे पहले गेहूं की हम देखते थे फसल बड़ी ऊंची है, अब उसके बाद में जो नई वैरायटी आई उसमें छोटा है, भारी दाना है, तो उस चीज़ को मैच करने में क्या नहीं ऑर्गेनिक में नुकसान होता? क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर हम वैसी वैरायटी ना लाएं, देसी वैरायटी पे अगर जाएंगे तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सर ये समस्या आप जो बताइए बहुत बढ़िया समस्या है कि जो अपने परंपरागत बीज थे वो लगभग खत्म है। जी जी। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे एक बार बीज खरीद लिया उसको 5-7 साल तक चलाते उसी की प्रोजेनी निकालते हैं। हैं। तो वो 1 साल ही उसमें उसके जो जिन्स हैं वो रहते हैं, उसके बाद वो एक देसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां से आपको ठीक प्रोडक्शन भी मिल सकती है और लगभग काफी हद तक वो अब अपनी आबो हवा के हिसाब से सूट कर गया है, वो ये चीज आ गई है। ये दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल एक मैटर है जो राम अवतार जी ने बताया भी है, क्योंकि जो आप गेहूं के साथ में इस समय ग्लूटेन एलर्जी का मुद्दा देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कभी राम अवतार जी आपने देखा कि वो जो गेहूं हैं, जैसे जो अब हमारा ये मानना है व्यक्तिगत, हम नहीं जानते इसके ऊपर कितने लोग हमारे साथ में सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन गेहूं जो परंपरागत हमारे पास में आता था उसके साथ में उसको जब हमने छेड़ा, नई नई किस्में लेकर आए, कहीं ना कहीं ग्लूटेन एलर्जी जो आजकल बच्चों को हो रही है उसके अंदर उसका मुख्य कारण हो सकता है। आपका ये माइंडसेट है कि नहीं, अगर नया बीज भी आया उसको अगर हम 7-8 साल लगातार ग्रो करने लग जाएं तो वो ग्लूटेन एलर्जी नहीं करेगा। हमारा मानना है जो 1965 से पहले का बीज था वो ग्लूटेन एलर्जी नहीं करता। ऐसा कभी अभी तक हमें प्रयोग करने का समय मिला या इसके ऊपर अभी लग रहा है अभी अनुसंधान और करने की आवश्यकता है? अनुसंधान तो चलता रहना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज जो है वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि विदेशी बीज जो है, जो मोन्सेंटो वगैरह जो अगर कुछ भेज देते हैं, वो आगे अपनी फसल दोबारा नहीं कर पाते, हर बार नए बीज की आवश्यकता होती है। है तो क्या ऐसे भी बीज आते हैं क्या? है, लेकिन आते हैं बीज तो ऐसे आते हैं, लेकिन वो ज्यादातर अभी सब्जियों में, इनमें अनाज में कम है। अनाज में कम है, वो ज्यादातर उस तरह की चीजें, सब्जियों में ऐसी चीजें आ गई जो अनाज में कम है। तो अनाज में कम है, तो इस तरह के बीजों से लगता है कि सावधानी रहनी चाहिए जो आगे नहीं, सावधानी वो किसान को बरतनी, जो खुद अपनी, वो कहते हैं अपनी फसल किसान को बरतनी पड़ेगी वो। हाँ, जब अपनी फसल कोई अनाज नहीं कर पा रहा, मैं किसानों को ये राय देता हूँ कि अगर वो बरते भी नहीं तो भी 50% तो कम से कम ऑर्गेनिक हो कम से। सही बात है, धीरे धीरे बीज का फर्क पड़ेगा, बाकी तो सारा इनपुट हम ऑर्गेनिक डालेंगे ना, ऑर्गेनिक, तो वो फर्क तो पड़ेगा कम से कम। तो बीज में इतने ज्यादा कोई वो नहीं है कि भाई। बहुत बढ़िया। सरकार की तरफ से मान्यता जो है, जैसे आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पिछले 15 साल से, कितनी सरकारों ने आपको अलग से कोई इसमें आपको वो दिया हो, रिकॉग्निशन दिया हो या कुछ जानकारी दी हो, कुछ वो बताना चाहेंगे? इसमें भी देखो लिखा हुआ है राज्य स्तरीय सम्मानित हूँ मैं 2020-21 में। अच्छा जी, तो ये राजस्थान की सरकार के द्वारा। बहुत बढ़िया। इसमें 51,000 रुपये वो पैसे मिलते हैं और बाकी सर्टिफिकेट। तो ये क्या वो उसी समय पे रहा था या कुछ साल का अनुदान उन्होंने फिक्स किया था? नहीं, फिक्स दे देते हैं एक बार में, एक बार में करते हैं, एक बार में करते हैं। उसके बाद इसमें ये थोड़ी सी बाइंडिंग भी है कि एक बार जिसको मिल जाता है उसको 5-7 साल नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरे किसानों को दूसरे क्षेत्र में मौका देना चाहिए। तो दोस्तों आज हम सबका सौभाग्य है कि राम अवतार जी से हमारा परिचय हो रहा है। एग्रीकल्चर में किसान के रूप में, किसानी और कृषि के क्षेत्र के अंदर अगर हम अच्छा काम करना चाहें तो कितना अच्छा काम कर सकते हैं वो हम सबको जानने को मिला। अब चलते हैं उनके साथ में उनके खेत में, थोड़ा सा हम वहाँ पर भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आता है नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, जो उनका वहाँ का माइंडसेट है उसको थोड़ा सा समझेंगे तो हम देश के अंदर जो कृषि की प्रगति है, ऑर्गेनिक जैविक कृषि की प्रगति, उसके ऊपर थोड़ा अपना दृष्टिकोण बनाने में सफल हो पाएंगे। चलिए अभी चलते हैं खेत की तरफ। भारत वंदे मातरम। चलो मैं ऑर्गेनिक का जो आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का क्या इफेक्ट होता है अपने जीवन पे, जी। उसका उदाहरण देता हूँ कि ये मेरे माताजी पिताजी बैठे हैं आपके सामने। बिल्कुल। इनकी उम्र 85 साल के आसपास है। हाँ जी। आज तक इनके चश्मा नहीं है जी। पिताजी को देख लो आप जी। दांत एक भी इनका टूटा नहीं है जी। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है जी। और आज तक एक टेबलेट ऐसी नहीं है जो रेगुलर चलती है। आज के ज़माने में मतलब हर आदमी के शायद है बीपी है, शुगर है, इनकी टेबलेट चलती रहती है। सही बात है। हमारे परिवार में किसी के भी कोई टेबलेट लागू नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और घर में कोई, मैंने आज तक इंजेक्शन नहीं खाया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा विकास जी, ज़रा आसपास का एक बार एनवायरनमेंट दिखाइएगा, वहाँ जब जो पीछे की तरफ खेत भी दिख रहे हैं तो एक बार ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाइएगा। दोस्तों ये एक बात है जो राम अवतार जी ने बहुत गहरी बताई है और इसको हमें समझने की भी ज़रूरत है। जो हमारे देश का अभी
गांव का जो एक परिपेक्ष था, जो हम समझते थे कि गांव की मिट्टी के अंदर जो है ताजगी है, उसी से सेहत है, उसी से मन की शुद्धता है। तो राम अवतार जी बात बताना चाह रही हैं कि जो हमारे देश के अंदर एक गांव का एक पूरा हमारे दिमाग में एक दृश्य रहता था कि यहाँ पर हवा बहुत शुद्ध है, मिट्टी बड़ी शुद्ध है, पानी जल की ताकत है, जल वायु और अन्न, ये तीनों सबसे बड़ी बेसिक नेसेसिटी हैं जो एक व्यक्ति को रहने के लिए, जीने के लिए धरती पर चाहिए। अब दो उदाहरण हैं जो आपने देखे। एक तो राम अवतार जी ने दिखाया कि आज जब नवलगढ़ के अंदर 50% तक जो इनका कहना है कि किसान जैविक खेती की तरफ आ गया, तो अन्न भी, जल भी, वायु भी काफ़ी हद तक शुद्ध है। और इसका सीधा सीधा प्रभाव है जो माताजी में और बाबूजी के अंदर आप देखने में आपको मिल रहा है कि 85 साल की उम्र के अंदर भी सेहत बेहतरीन है। और हमारे वहाँ शहरों के अंदर आप देख रहे हैं 30-30 साल की उम्र के अंदर हार्ट अटैक और कैंसर, ये सब समस्या है। समझने की बात ये है कि जो पंजाब और हरियाणा के गांव हैं, वहाँ पर गांव होने के बावजूद वहाँ पर कैंसर इतना तेज़ पनप क्यों रहा है? ये सीधा सीधा आपके दो कंट्रास्टिंग जो आपको दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। बंद कर लो, आपको उठाने तो उठाओ। हासिन है। तो ये जो दो आपको कंट्रास्ट दिख रहे हैं, हम अभी है नवलगढ़ में और बिल्कुल इसके साथ में पंजाब लगता है। जो बीकानेर से जो बीकानेर की तरफ जो आती है, भटिंडा से ट्रेन आती है। अब आप देखिए वो एक जो अपनी स्टेट है उसको चेंज करके दूसरी स्टेट के अंदर ट्रेन आ रही है। ज़्यादा किलोमीटर का अंतर नहीं है। एक तरफ कैंसर पनप रहा है और एक तरफ कैंसर के अंदर कमी आ रही है, वहाँ पर सेहत जो है वो ठीक जा रही है। कितना बड़ा प्रभाव है ये जो हम जहर अपने खेतों में डाल रहे हैं केवल उसके कारण। जब हम जहर डालते हैं खेतों के अंदर तो केवल हमारा अन्न दूषित नहीं हो रहा, पूरा वातावरण दूषित हो रहा है, उससे जल दूषित हो रहा है, उससे वायु दूषित हो रही है और उसका पूरा का पूरा प्रभाव आने वाली संतति जो है उसके ऊपर भी रह रहा है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब हम अपने अनाज के ऊपर इतना जहरीला जो पॉइजन है वो सारा दिन रात जो हम स्प्रे कर रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव निश्चित रूप से है, जो सीधा सीधा भी राम अवतार जी ने आपको बताया और उसका सीधा एग्जाम्पल, यथार्थ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। जिसने दवाई सर आज डाली है, अगली बार उसको दवाई बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर देंगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा उसको। तो आप ये सोचिए 2000 के बाद, क्योंकि 2000 से पहले जैसे राम अवतार जी ने बताया इतने जहरीला इतना नहीं स्प्रे होता था, बहुत कम था। 2000 के बाद कमर्शलाइजेशन बढ़ी, जब देश के अंदर जो है प्रगति भी बढ़ी और उसके साथ में अनाज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो वहाँ पर जो है आपको ये सारा आपने देखा है जो ये केमिकल का खेल है दिन पे दिन बढ़ता गया और उसी का दुष्प्रभाव अभी है। 2025 के बाद में अब आपके दो दिशा आपकी फाइनल करनी है। या तो आप उसी तरफ चलेंगे जहां पे जहर की दुनिया और वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उस तरफ तो नहीं चल सकते सर, मिट्टी बंजर हो जाएगी। मिट्टी बंजर होती जा रही है अभी और अनाज उसमें उगना बंद हो गया, जिसने ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया उसके वो खराब। तो किसान को आज नहीं तो कल इसकी तरफ आना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आ जाए उतना कम मेहनत लगेगी, नहीं नुकसान भी कम होगा और उसकी तो जमीन को सुधारने में 8-5-7 साल तो उनको जितनी बंजर कर देगा उतना ही वापस रिकवर करने में बहुत समय लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये सर, जैविक खेती के अंदर जैसे एक तो ये भी मैं चीज आपसे जानना चाहता था, जब जैविक खेती हम करते हैं तो क्या इसमें केवल देसी गाय का गोबर गोमूत्र उपयोग होता है या भैंस या दूसरे जानवर का भी चल जाता है? वो गोबर किसी भी जानवर का हो, देसी गाय का अगर मिल जाए तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छा माना जाता है। ये थोड़ा सा जो है। चलिए, तो आपने जो इनसाइट दी राम अवतार जी उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। एक बार ज़रा खेत में भी चलते हैं और वहाँ से भी समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानकारी मिल सकती है। आइए, नमस्कार। सुन तो देखो ऐसा है अपने एरिया में, हमारे एरिया में सरसों बहुत कम है। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पे कम रहती है। यहाँ पर कम, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी हम ट्रेवल करते हैं, चाहे यूपी हो चाहे कहीं हो, सरसों दिखती तो इतनी है कि जैसे इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों ही उगा रहे हैं। सरसों को वो कारण है, सरसों का जो फूल है ना, हाँ जी, ये दूर से दिखने लग जाते हैं तो नज़र ज़्यादा आती है, ये नज़र कम आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये फसल जो है नज़र नहीं आती है। और तो ये सारी सब्जियों की खेती है वैसे? ये मटर है सर जी, ये इधर आलू है जी, और इसके अंदर जो मैंने ये कवर कर रखा है ना, इसके अंदर पपीता के पेड़ है। जी 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 जी। तो उनको सर्दी से बचाने के लिए इसको एक बार कवरिंग किया हुआ है। अच्छा जी, बाद में इसको हटा देंगे। जैसे देखो ये पेड़ है, देखो तो ये सब पपीता लगाए हुए हैं बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत पपीता को एक बार रोक लेंगे बहुत, और बाद में सर्दी जो निकल जाएगी तो उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पपीता है, आलू है, सब्जी और फ्रूट्स सब्जी में सारी हैं मेरे पास। देखो फ्रूट्स में 35 प्रकार के फ्रूट्स हैं मेरे पास। जी जी जी। तो ये जैसे कम ज़्यादा में हो सकते हैं। हाँ जी। बाकी तो ये पपीता जैसे आपने लगाया है तो ये तो नहीं एक साल कॉमर्शियल खेती एक साल होती है। अच्छा, तो ये बाद में प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं। मतलब जो अभी पपीते का पेड़ रहेगा वो जो एक साल दे देगा
तो आप कह रहे हैं कि अब जैसे ये लगाया ने, हाँ। तो ये अगले साल मार्च तक लगभग फिनिश हो जाएगा। इस मार्च में, मार्च 26 के अंदर, मार्च 26 में नहीं, मार्च 27 में। मार्च 27 में। तो उसके बाद में इसमें नहीं दोबारा फूल आके फल दोबारा नहीं 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 नहीं, आएंगे? ये फिर क्या है, इसकी हाइट एक तो बढ़ जाती है, जी। तो हाइट के बाद में जो फ्रूट लगेंगे उनको टूटने का और वो गर्मी का उसका ज़्यादा डर रहता है। अच्छा, तो हर बार नया करते हैं। हाँ। तो इसको बड़ा होने में कितना टाइम लगता है पपीते के इसको? सर ये तो सर्दी का मौसम है, नहीं तो 3 महीने में इसके फ्रूट शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो पपीता लगाया और 3 महीने हाँ, के अंदर शुरू। 3 महीने। केले का भी ऐसे ही रहता है क्या? नहीं, केले का केले उसी में से निकलता रहेगा हाँ, बार-बार? नहीं वो तो नीचे से दूसरे निकलते हैं, लेकिन वो वैरायटी नहीं रहती उसको। तो कॉमर्शियल खेती करते हैं वो हर साल लगाते हैं उसको भी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और किस चीज़ की सर अभी यहाँ पे हमें दिख रही है, जो खेती वगैरह दिख रही है? देखो इधर ये गोभी है, पत्ता गोभी जी। और ये ब्रोकली है जी उधर, फूल गोभी है जी इधर, ये प्याज है आपके सामने, जी 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 वो गाजर हैं, जी और उसमें जो है तरबूज खरबूजा वो जो अभी जी गर्मी के लिए लगा दिए हैं। जी जी जी। मेरे पास तो ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं पुणे बंधे हुए, ये केसर आम के पेड़ है सर। अच्छा, तो ये केसर आम कब शुरू करा है भाई साहब? ये पहले होता था यहाँ पे? ये केसर- गुजरात के अंदर रहता था केसर आम? गुजरात का है केसर आम। गुजरात का है केसर आम। और केसर आम को मैंने 3 साल पहले, मेरा एक होटल है इधर 3 बीघा जी। जमीन है उसमें, जी। तो वहाँ पर मैंने इसको ट्रायल किया था। ओके। और 2 साल में इसको फ्रूटिंग लेके वहाँ से, और बढ़िया फ्रूटिंग शुरू हुई, तो मैंने अब की बार इसको कमर्शियल तरीके से इसको बहुत सुंदर। 250 पेड़ लगाए मैंने। अच्छा। 80 पेड़ तो मेरे यहाँ पर हैं, बाकी 150-200 पेड़। कोई ज़मीन आपने कुछ पोर्शन अभी ऐसा रखा है जिसमें आपने ये सोचा है कि भाई इसको मैं देसी बीजों के ही उसके लिए रखूं, या जिसमें केवल देसी बीज का ही काम हो, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ जाए एकदम, या लग रहा है इसी ज़मीन को हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम देसी की तरफ एकदम कन्वर्ट? देसी नहीं, जमीन सारी देसी होगी, लेकिन बीज देसी अभी वो आने में थोड़ा, क्योंकि उससे मेरे को लग रहा है कि जो एक प्रोडक्शन है ना वो बहुत बड़ा चैलेंज हालांकि शुरू हो गया लोगों के पास, हाँ देते हैं नहीं, लोग। उसके रेट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। जैसे खापली गेहूँ है वो 250-300 रुपए किलो चला गया है। वही तो समस्या है, फिर हर mindset जगह मिलता नहीं है, मिलता नहीं है आसानी से। वो भी चीज़। मैंने भी अभी सोनामती गेहूं भी बोया है। अच्छा। और बिना छिलके का जो बोया है मैंने, विशेष का अगर आप रख सको याद तो मेरे को बताया ना। जी 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 मैं जी। दूंगा आपको। अच्छा, बिना छिलके का जो गेहूं। जिस जो को आप मतलब कूट के उसका घाट निकाल के घाट बनाते हो ना, जी 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 घाट तो बेचते होंगे आप। जी जी जी। तो वो बिना छिलके का ही आएगा। अच्छा, ऑलरेडी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, निकालते थे। इनपुट के रूप में भाई साहब अभी इसमें क्या विशेष यूज़ हो रहा है, एक बार ज़रा वो भी देख लेते हैं। वो जीवामृत उपयोग होता है, देसी गाय का गोबर है वो उपयोग हो गया। ये देख लो, ये सारी अच्छा। चीजें आपके पास ही लिखी हुई है। बहुत बढ़िया। तो इसमें ये 3 तरह का इनपुट है, जिसमें जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर और जैविक एनपीके। तो ये जैविक एनपीके जी, ये जीवामृत से अलग होता है उपयोग, ये अलग तरीके से बनता है? जीवामृत में देखो एनपीके का सर, नहीं है? मैं बताऊं, जैसे जीवामृत है जी। इसको अपन महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक काम ले सकते हैं। ये जीवामृत जो बनेगा ये 1.5 से 2 महीने तक रहेगा? हाँ, आराम से काम ले सकते हैं। अच्छा जी। इसको अपन आजीवन काम लेते हैं। पूरा लगातार? बस इसमें से जैसे कम हो जाएगा, यही मटेरियल दोबारा डाल देंगे, फिर वो तो डिकम्पोज होता रहेगा। और नहीं Decompose होता तो इसमें जैसे डालते हैं ऊपर से डालते हैं और नीचे से निकालते हैं, ऐसा कोई सिस्टम होता है? ऊपर से निकलता नहीं, रहता है? बाल्टी लेते हैं, इसमें से देखो इधर इसमें जी। डालेंगे जी। इसमें से ये पाइप में चला जाएगा और पानी में चला जाएगा। अच्छा, उसमें से इसमें डालेंगे और यहाँ से जो आपने पाइप का कनेक्शन दे पाइप का रखा है और ये connection सीधा दे चला रखा है। जाएगा। ठीक है। तो जीवामृत बनाने का जो तरीका है वही गुड़, बेसन और जिस तरीके से डालते हैं, एक बार थोड़ा भाग भी बता दीजिएगा, थोड़ा किसानों के लिए आसानी होगी। जीवामृत बनाने में किस किस चीज़ का उपयोग होता है? जीवामृत में हम गाय का गोबर, जी। देसी गाय का हो तो देसी का बढ़िया रहता है। जी जी और उसमें गोमूत्र जी और गुड़, बेसन जी। और एक बड़ के नीचे की मिट्टी अगर किसी को उपलब्ध हो तो, बड़ के नीचे की मिट्टी क्या है, उसमें जीवाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, जीवाणु तो वो जीवामृत बनाने में उपयोगी तो होते हैं। थोड़े से। ठीक है। और ये जमीन की सेहत सुधारने के लिए, यानी जमीन को अपन ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना चाहिए ना, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। तो इससे एनपीके नहीं मिलता अपने को, नाइट्रोजन मिलते हैं वो, लेकिन वो एक ये एक्स्ट्रा भी एडिशन, एक अलग चीजें हैं, लेकिन अच्छा। उसमें क्या कि 1-2 चीज एक्स्ट्रा वो कर देते हैं। तो वो एनपीके सर वो कैसे जैविक रूप से कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल जो है बाजार से हमने अब देखो देखा है इसमें ये जो चीज है मैं बनाता हूँ इस ड्रम में, हाँ जी। इस ड्रम में जो चीज बनाता हूँ वो बनाई 5 दिन बाद में पूरी की पूरी काम में लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज बना देते हैं। फिर नए बनती है। नाम तो एक ही लिख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। इसमें कई बार मतलब नाइट्रोजन हाई पावर फर्टिलाइजर बना रहा हूँ अभी। देखो इसमें ठीक ये है। गोबर के कंडे जो होते हैं, एक बार दिखा दीजिए। हाँ ये जी गोबर के जो कंडे होते हैं ये जी। डाले मैंने। जी जी। और ये 6 महीने से पुराने होने चाहिए। अच्छा ओके। अगर मिलते हैं तो 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए। अच्छा। और ये तो मेरे तो 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं, क्योंकि मैंने तो रोक के रखा है इनको। जी 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 जी।
तो इनके ऊपर कभी ये भी रिसर्च हुई है कि ये इस तरह से करने से कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ता है, मतलब 6 महीने पुराना रहेगा तो नाइट्रोजन बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? हाँ, इसमें तो ये तो है ही कि जो गोबर है पुराना, तो उस गोबर में पोटेशियम की मात्रा खूब हो जाती है, तो पोटास का काम खूब करता है। अच्छा। और पोटास ही आजकल जमाने में जो लोग डलता है बाजार में डालते हैं, हाँ डालते हैं, तो पोटास ही डालते हैं, क्योंकि चमक और साइज बढ़ाने के लिए जो फसल है वो पोटाश काम करता है उसमें। बहुत बढ़िया। तो इसमें फिर इसमें वही इनपुट्स जो है चीज़ें, वही गुड़ है, बेसन है, वो उन्हीं को इधर उधर करके बस बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 चीज़ ऐड कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग समय पे उपयोग किए जाए और ऐसे प्रयोग किए इधर ये जाते मैंने बना रखा है, तो इसमें जो ताम्र छाछ है जी, इसमें तांबे की छाछ है, छाछ अच्छा, डाल दिया, तांबे के बर्तन की छाछ डाल दिया, इसमें तांबे का बर्तन है, इसमें अंदर और तांबे ये का बर्तन है। पानी जैसा लग रहा है अभी, इसमें कीटनाशक बन जाता है ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड बन गया। ठीक है। बहुत सुंदर। फंगीसाइड में ये रामबाण इलाज है सर, जो तांबे के बर्तन के अंदर बनाई छाछ होती है। तांबे के बर्तन डाल दो उसमें। तो दोस्तों वो घर में कहा जाता है ना कि तांबे के बर्तन में जो पूर्वज कहते थे दूध नहीं रखिए, छाछ मत रखिए, कुछ नहीं रखिए, जहर बन जाता है, तो वो इस तरह का एक प्राकृतिक एक जीवनाशक जो है वो आपने फंगीसाइड वो तैयार कर दिया, तो वो कीड़ों को पनपने नहीं देगा और हमारी फसल को अच्छा रखेगा। तो इस तरीके से जैविक खेती का सर सीधा सा उदाहरण, मतलब जो अर्थ है वो है कि जीवों को बचाते हुए खेती करनी है, मतलब आपको उनको मारते नहीं है। सही बात है, पेस्टिसाइड से जीवों को मारते हैं, दूर रखता है, लेकिन ये दूर ही रखता है, उनका जो सब्जी का जो स्वाद है उसमें चेंज कर देता है, और वो कीटों को अच्छा नहीं लगेगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपन को जो अच्छी चीज लगेगी वो खाएंगे, वही कीटों में। तो इसमें राम अवतार जी ये जो था ये सारी चीजों की ट्रेनिंग लेनी पड़ी है या आप अपने आप ही प्रयोग किए जा रहे हैं? सर ये ट्रेनिंग नहीं होती है, इसमें क्या है कि जो पुराने समय से जो लगते हैं, अब तो क्या कि उनको एक साथ शुरू करना है तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, नहीं तो अपने समय अनुभव के साथ। हाँ, सारी एक चीजें एक साथ एक जगह मिलती भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल। तो मैंने तो क्या है, जैसे एक चीज यहाँ दिखी उसको अपना लिया, काम में ले लिया, दूसरी चीज आई, रिजल्ट देखा, फिर वो ठीक लगा, तो धीरे धीरे वो ठीक। बहुत सुंदर। तो ये चीज है। तो दोस्तों ये अभी आपने और भी है कुछ हमारे पास? अरे सर आइए देखते हैं। ठीक। ये जैसे चीकू का पेड़ है जी, चीकू अभी इसके देखो शुरुआत भी हो गई है, लगे हुए भी हैं, आ गए फूल, अच्छा आ गए, फल आ गए, ये देखो फल आने लग गए। दोस्तों ये देखो छोटा चीकू जो है, हम तो पहली बार देख रहे हैं पेड़ में, बहुत सुंदर। चलिए, इधर ये जामुन का पेड़ है। अच्छा, ये जामुन है, ये वर्मी कंपोस्ट इकाई है जी, जिसको अब सर्दियों में तो एक बार इसको मतलब क्या केंचो जो है बाहर आने पे वो मरने का डर रहता है ना। इसमें वर्मी कंपोस्ट में भी दोस्तों ये देसी गाय का ये जैसे गोबर वगैरह लगा दिया है, एक तरफ से केंचुआ डालते हैं, वो दूसरी तरफ से निकलता है, ऐसा रहता है ना। और इसमें नीचे नहीं दिखेंगे, अब तो नीचे गए वो, ये है केंचुए दिख रहे हैं, वैसे ऊपर कीड़े दिख रहे हैं। ये तो कीड़े हैं, ये जमीन तो तैयार ही होगी, देखो केंचुआ कन्वर्ट कर देता है। इसमें भी समझने में आया है कि इसमें केवल जो विदेशी केंचुआ वही काम कर पाएगा, देसी केंचुआ काम नहीं सर, नहीं देसी केंचुआ मेरे खेत में पूरे में केंचुए हैं। अच्छा, नहीं इसमें ये खाद बनाने में देसी केंचुआ मदद कर पाता है क्या? आराम से सुनने में ये आया था, जैसे हमारी एक किसान से बात हुई थी, उन्होंने कहा सर वही बात है जो विदेश वालों ने दिमाग में डाल दिया, सबको भ्रमित कर दिया, और ये काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, तो उनको व्यापार करना है। मुझे जहाँ तक पता है, जो मुरारका ऑर्गेनिक, कमल मुरारका जी ने 95 में उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या कहते हैं, कचुए से खाद बनाना, बर्मी कंपोस्ट। जी। तो उनका बहुत अच्छा नाम रहा, काफ़ी लोग बाहर से भी आके देखे थे, यहाँ पे ट्रेनिंग लिए थे, तो वो जो था ना कि बहुत अच्छा फेमस रहा है उनका ये चीज़। बढ़िया। चाहे विदेशी केंचुआ लिया है तो वो भी हमारी जमीन में होके और हमारे जैसे देसी हो जाएगा, देसी अपने आप हो जाएगा। आपका ये कहना है भाई देखो 5-6 साल अगर उस एनवायरनमेंट में रमेगा तब वो एक देसी की श्रेणी में माना देसी श्रेणी में, क्योंकि उसको रहना तो उसी क्लाइमेट में, उसी क्लाइमेट में, तो वो तो चीज तो वो देसी अपने आप ही हो जाएगी। आप भी यहाँ रहोगे तो देसी बन जाओगे। हाँ सही बात है, ये भी एक देखिए कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया वो काफी हद तक ठीक है। अभी तक हमारा ये मानना था, क्योंकि उसमें ये कहा जाता था देसी केंचुआ जो है वो मिट्टी को तो नीचे ऊपर कर लेता है, लेकिन इसके अंदर दब जाता है, निकल नहीं पाता। क्या है कि वो व्यापार के लिए मिलता नहीं है लोगों को। हाँ, कहाँ से लाएं? समझ गए, बिल्कुल। और वो जो है उनका व्यापार है, वो उसको इकट्ठा करके दे देते हैं अपन को, तो मिल जाता है। तो देसी केंचुआ जैसे आपके पास है, तो ये देसी केंचुए की जो खाद होगी, इसी को अगर कोई और किसान डालेगा तो वर्मी कंपोस्ट कर लेगा, इससे तैयार कर लेगा। केंचुए ले लो उसमें से। और ये केंचुए मेरे पूरे खेत में अब तो नहीं दिख रहे, जी, सर्दियों में, उसमें बरसात ऋतु में ना जी पूरे फैल जाते हैं यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। और ये देखो ये दोनों गिर गाय हैं। जी बढ़िया। इनकी चोंच भारी होती है, मारते बहुत है दबा के। ये सर ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, की खेती कब से शुरू हुई है हमारे पास में जी?
अपने यहाँ पर 2-3 साल से आई है। वैसे मतलब कब से इसका नाम सुन रहे हैं हम, क्योंकि ये सब्जी फ्रूट में भी अभी दिखना हमें तो शुरू हुआ। विदेशी रह गए तो हाँ, विदेशी है, कहाँ से आया है मालूम नहीं वो रहा। अब इसमें देखो हमने राख का प्रयोग किया है इसमें। अच्छा, तो ये लकड़ी से बनी हुई राख है। हाँ, बहुत बढ़िया। जो चूल्हे की राख है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं और इकट्ठा करके उसको जिसमें डालना हो उसमें। ये नए तरह का प्रयोग करने की अभी कोशिश है या ये नहीं? ये नहीं, नया क्या, इसमें पोटाश की मात्रा पूरी होती है और इसमें जी फंगिसाइड का काम भी करेगी ये। जी 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 जी। तो देखो ये 2 महीने की हुई है अभी, लेकिन इनका सब में फुटाव देखो कैसा चल रहा है, सब में फुटाव चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कब तक आना तैयार हो जाता है सर ड्रैगन? ये बस अगले साल दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अगस्त तक में ये निकाल देंगे। हाँ। अभी तो सर्दी के कारण थोड़ा कम बढ़ा है। तो ये सर देखने में आया कि ये जो अब जो हम नवीन खेती कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ है कि भाई ये चाहे केला हो, चाहे वो हो पपीता हो, वो थोड़ा हम जल्दी जल्दी उसको लगा देंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पहले तो वैसे ही होता होगा, उसके अंदर फल निकलते रहते होंगे बिल्कुल ही। हाँ, वो तो एक लगा दिया तो वो 10 साल तक भी 10 साल तक आराम से, लेकिन कमर्शियल नहीं होता, उससे कमर्शियल नहीं हो सकता क्योंकि पेड़ पे आएगा बहुत कम ना। 1-2 फ्रूट आता रहेगा, उसको काम में लेते रहेंगे कोई। तो 1-2 फ्रूट बहुत कम आता है उससे कमर्शियल करने में बड़ी दिक्कत है। ये देखो अमरूद का पेड़ है सर जी, जिसको मैं अमरूद भी आपको खिलाऊंगा अभी। जी बिल्कुल। एक तो अभी तोड़ लेते हैं ताकि उसको। इसमें भी किसी तरह का कोई प्रयोग मतलब किया गया था कुछ काट कर, क्योंकि ये भाई ऊंचा जाता है या नीचा रहता है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो कटिंग करते रहते हैं, इनकी कटिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से जैसे ये इसको चाहते हैं फ्रूटिंग। हाँ जी जी। मैंने यहाँ पर ये एक रिसर्च सेंटर लगा रखा है। ये मान लो ये देखो अंगूर का रिसर्च चल रहा है यहाँ पर। जी 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 जी। ये किसकी है? अंगूर। इसमें थॉमसन वैरायटी है जी, एक लॉन्ग जो ग्रीन आता है वो है जी, और एक ब्लैक लॉन्ग है जी जी। 3 वैरायटी के जो हैं, और इनकी यहीं पे ग्राफ्टिंग करते हैं हम जी। ये नीचे जंगली पेड़ लगे हुए हैं, इन पे ग्राफ्टिंग करेंगे इनकी, तो अब की बार फ्रूटिंग आएगी। तो इसकी जो वैरायटीज को आप चुनाव जब करते हैं तो एक तरह का डिफरेंस वो लेकर आ रही है, बदलाव लेकर आ रही है इसके ऊपर, या उसकी कुछ प्रोडक्शन या खासियत के ऊपर आप वैरायटी को चुनते हैं कि भाई क्या पैरामीटर? ये चीज शेखावाटी में राजस्थान में अंगूर नहीं होता है। अच्छा, ओके। लेकिन मैंने तो रिसर्च के तौर पे इसको नासिक जाके महाराष्ट्र से वहाँ से लेके आया हूँ, और इनका कोशिश कर रहे हैं कि हम हो पाए, हो जाए कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब हर पेड़ मिलेगा मेरे पास, बहुत सुंदर। आपको कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो अपन जानते हो नाम और नहीं मिले। बाकी कॉमर्शियल में 2-4 चीजें हैं ताकि उससे मेरा खर्चा जो है वो निकलता रहे। ये दोस्तों ये भी एक माइंडसेट है जो हमें शुरू के अंदर समझना होगा। देखिए हर किसान की जो उसका एक जिसे हम बोलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट है, वो लाने के लिए उसको एक अलग सोच और एक अलग प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे वो ट्रेनिंग भी ले ले, लेकिन उसको एक कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा। वो खुद का माइंड में बैठाना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी लागत किस तरीके से आराम से निकालनी है। ट्रेनिंग तो कहीं से भी ले लेंगे अपन, अलग अलग चीजों की भी ले लेंगे, विदेशी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी आजकल बस। लेकिन वो ट्रेनिंग ये चीज जो है, ये राम अवतार जी ने जो दोस्तों ये सारे पूरे देश के किसानों के लिए सीख है कि आप सोचिए, आप हमेशा सवाल ये करते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो क्या हमारी जीविका निकल पाएगी कि नहीं। बात ऑर्गेनिक खेती की नहीं है, बात है अपने खेत को अच्छे से समझने की, अपने क्षेत्र को समझने की कि मैं अपने क्षेत्र में कितनी तो मैं पारंपरिक खेती कर सकता हूँ, कितने देसी बीज लगा सकता हूँ, कितने विदेशी लगाऊं, किस तरीके से कितना कमर्शियल करूँ, कितना अपने लिए करूँ। ये जब आपका समन्वय बनेगा तब कहीं जाके आपकी जीविका स्टेबल हो पाएगी और आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। ये अपने क्षेत्र को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन एक सिंपल क्वेश्चन पूछना कि जैविक खेती के अंदर जो है वो जो किसान हो पा रहा है सबल, वो जैविक खेती के साथ साथ अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने परिस्थिति को समझ के समझे। और लोगों की क्या है कि जैसे रिक्वायरमेंट सर एक चीज की नहीं होती है। बिल्कुल भाई मेरे पास बेर है मान लो खूब है, लेकिन अकेले बेर से मेरा सिर्फ नहीं चलने वाला, तो जो मेरा ग्राहक है वो भी नहीं बनेगा। जी 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 जी। ग्राहक भी कभी किसी चीज़ की डिमांड करेगा, कभी किसी चीज़ का मैं कहाँ से ला के दूंगा, या तो मार्केट से ले दूंगा। मार्केट से दूंगा तो उसका वही रिजल्ट बाद में, जब उसको 2 साल बाद में, 1 साल बाद में पता चलेगा तो वो कहेगा नहीं यार मिक्स करके दे रहा है। बिल्कुल। तो मेरा विचार यही है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो चीज़ें मेरे पास हों। आज के दिन मेरे पास 20 तरह की सब्जियाँ हैं जी, हो चाहे वो कम मात्रा में 1-1 किलो देना पड़े मेरे को, लेकिन 10-15 तरह के हैं, 35 तरह के मेरे पास फ्रूट्स हैं। जी जी जी। वैरायटी तो उनमें अलग है, जैसे आप अमरूद है मेरे पास, ऊपर से लाल अमरूद भी है। एक तो वैरायटी बढ़ गई, ऊपर से प्रोडक्शन लिमिटेड होगी तो बेचना बड़ा आसान है कि भाई बेचना है मेरे पास में 500 किलो 600 किलो है। किसी को नई चीज अगर अपन खिलाएंगे तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो ये एक दिमाग है। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहे हैं आपसे राम अवतार जी, क्योंकि आप इसमें पूरे हैं। किसान का बेटा जो है वो कहते हैं कि किसान नहीं बनना चाहता,
वो जो किसान का बेटा है वो किसान नहीं बनना चाहता, वो शहर में जाके नौकरी करना चाहता है। ऐसा आपको क्या लगता है कि जब इसके अंदर आपने एक सफलतापूर्वक इसको पूरा किया है, आप अपनी संतान को क्या गाइड करना? सर गाइड नहीं करना, मेरा बेटा है जो एयरफोर्स से रिटायर हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। लेकिन आते ही वो जब भी एक दिन भी आता है या 1 घंटे भी आता है तो इस पूरे खेत में घूमता है। बहुत बढ़िया। मेरा पोता है आज 4 साल का है जी। उसने देखो अलग से ये लगा रखे हैं, ये जो लगा रखे हैं ना, हाँ जी, इन दोनों में उन्होंने मतलब खरबूजे के बीज लगा रखे हैं और इतने इतने बड़े कर रखे हैं अकेले ने कर रखे हैं। आता है 7 दिन से तो वो यही देखता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अगर कुछ काम करूंगा तो मेरे जो घर वाले आगे है वंशज है, वो भी वो चीज को तो वो उस चीज को जरूर समझेंगे। पोते के लिए आपने क्या सोचा है? क्या वो उसको आप एग्रीकल्चर इसमें लाना चाहेंगे या नहीं? चाहता तो यही हूँ कि एग्रीकल्चर में कुछ करें, लेकिन वो उसका माइंड सेट है, वो कहाँ नहीं, माइंड तो पूरा सेट है सर। अच्छा, तो लेकिन वो आपको लग रहा है कि अगर खेती को ढंग से किया जाए तो ये कुछ जो नौकरियां इस वक्त हम शहरों में कर रहे हैं मेरे हिसाब से जो मैं काम कर रहा हूँ ना जी, पोता जिस टाइम मतलब नौकरी करने के या उस लायक होगा यानी 8-10 साल बाद जी जी, तो 10 साल में मेरे हिसाब से मैं इसको इतना बढ़ा दूंगा कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से इस चीज को संभाल भी लेगा, तो बहुत अच्छा, आराम से उसको तो बहुत बढ़िया कार्य हो जाएगा। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इंसाइट है जो आज राम अवतार जी से बातचीत करके हमें मिल रहा है, जो नॉर्मल हमें हर किसान से बातचीत करके नहीं मिलता। देश के अंदर किसान की हालत खराब नहीं होगी, एग्रीकल्चर भी अपनी तरह का एक सेवा के जैसा करा हुआ एक व्यापार बन सकता है, प्रोवाइडेड के जो व्यक्ति है वो उस तरह का माइंडसेट तो लेकर आए। अभी एक किसान केवल अगर किसी तरह का दिमाग नहीं चलाएगा और जो दवाई मिल रही है उसको केवल डालकर सोचेगा कि मेरा काम हो गया, इस तरीके से ना तो वो ना कोई नौकरी चल सकती है, ना व्यापार में चल सकता है, ना खेती चल सकती है। कुछ नहीं होगा उनसे, तो वो व्यापारी जो हैं उनका अगर बनना है, उनसे बनना या है, कंपनी वो जो कंपनियां पीछे से वो दे रही है। देश के किसान को जो अभी बताया है ये समन्वय की बात है, सुख शांति से बैठकर, ये जो है एक पूरा का पूरा आपका सेक्शन है। हम लोगों के पास में व्यापार है, हमारे पास एक दुकान है, उस दुकान को जब तक आप समझेंगे नहीं, ग्राहक की नीड को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इस तरीके से अगर किया जाता है तो सेवा के साथ साथ व्यापार बहुत अच्छा करा जा सकता है। मैं किसानों के लिए सर एक बात और बताना चाहूँगा, किसान जो खेती जो है ना ये सबसे बढ़िया बिजनेस है मेरे साथ। हाँ जी, क्यों है इसका 2-3 उदाहरण दूं। जी, आपने दुकान खोल ली जी, बढ़िया आपकी इनकम हो रही है, सही। सुबह आपको 8 बजे जाना है तो 8 बजे जाना ही है जरूर। अगर आप 8 बजे नहीं गए और 10 बजे गए तो 2 घंटे का आपको लॉस होना है। सही बात है। पूरे दिन अगर आप नहीं खोलोगे तो आपको उस दिन का लॉस होगा। सही बात है। इसमें उस दिन का लॉस नहीं होता है, इसमें पहले से प्रिपेयर है सब। सही बात मेरे को पता है कल मेरे को शादी में जाना है, बस तो मैं वो काम आज कर लूंगा, पहले आज करके आराम या आज नहीं करूंगा तो उसको परसों कर सकता हूँ, निपटा के जाएंगे। सही बात है, परसों कर सकते। बिल्कुल। ये छूट किसी भी बिजनेस में नहीं है, अगर है तो आप बताओ मेरे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके साथ इस समय अगर हम अभी आधुनिक युग की बात करें तो जब आप पारंपरिक खेती या ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ रहे हैं तो आप अपने शरीर को तो अच्छा रख ही रहे हैं, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट आपने समझ लिया। इसी से समाज और देश की भी प्रगति हो रही है और धर्म का काम हो रहा है, धर्म का काम बचा रहे हैं सब, जीवों को बचा रहे हैं। और दूसरा सर जो है मतलब लोगों के दिमाग में भी यही बैठेगी कि भाई इन्होंने बढ़िया किया, हमें भी करने की बिल्कुल करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा किसान जो है वो एकदम फ्री माइंड, और उसका वो खुद ही मालिक, खुद ही नौकर, खुद ही सब, मैं यानी किसी का कोई प्रेशर नहीं होता इसमें। सही बात है इस खेती में। और मुझे ये भी लगता है कि डायरेक्ट उपभोक्ता अगर किसान से, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट इतना बढ़ गया है, जो आपने एक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है कि अगर डायरेक्ट उपभोक्ता को भी जरूरत है 20, 25, 30 किलो चाहिए, पैक कराओ, निकाल दिया, बस में रख दिया, और ऊपर से आपने खेत को इतनी भागों में बांटा हुआ है कि कोई व्यक्ति अब 15 किलो अगर उसने आपसे अमरूद मंगवाया तो जाहिर सी बात है 15 किलो के साथ में आपका ड्रैगन फ्रूट भी मंगवा सकता है, तो जाहिर सी बात है उससे सेल जो है वो ज्यादा होगी। और जो आपका यहाँ सेल के लिए मैं बताऊँ सर, पिछले साल में कोई ISF आपका दिल्ली का, हालांकि मैं उसको फेसबुक पर, इस पे व्हाट्सएप पे उसका चेहरा देखा है, मैंने वो मिले नहीं जानते, मैं उनको जानता। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, सर ये सब्जी चाहिए, 1 लाख रुपए की सब्जी में एक आदमी को बेच चुका हूँ। बताइए, 1 साल नहीं हुई है। सही बात है, सही बात। और मैं उसके आपको पूरे बता सकता हूँ कि भाई ये इसके डिटेल्स हैं मेरे मोबाइल में। बिल्कुल 1 लाख रुपए की एक आदमी को सब्जी बेच चुका हूँ। नहीं, सही बात है। और शायद गंगानगर के यहाँ के हैं वो। बिल्कुल। खाने पे क्वालिटी देते होंगे। बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल तरीका दोस्तों बताया गया है राम अवतार जी के माध्यम से। और अगर इस तरह के तरीके को समझ कर, लेकिन बस यही कहा कि हर किसान का अपना एक तरीका अलग होगा, समझ अलग होगी, उनकी समझ को समझते हुए समन्वय कौन सा व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे बनाने में सफल हो रहा है, यही चीज़ उनकी प्रगति जो है वो निश्चित करेगा। अब ऐसे करके अगर किसान देश के अंदर डेवलप होने लग जाए तो ये देश की जो बहुत बड़ी समस्या, आप इतने बड़े बड़े AC रूम्स में बैठकर जब एक समस्या
कहते हैं कि देश के अंदर तो 60% जो लोग हैं केवल कृषि पे आधारित है, देश की इकॉनमी कैसे बढ़ेगी? इकॉनमी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकती है प्रोवाइडेड कि किसान जो है वो अपनी सोच को थोड़ा सा समझकर धैर्य के साथ, अगर समझदारी से, निष्ठा के साथ कार्य करने लगे तो देखिए ऑर्गेनिक खेती के साथ में जो है रास्ता कितना अच्छा निकलने की पूरी उम्मीद बन सकती है। के बराबर कोई नहीं है सर, मैं तो ये मानता हूँ 10 लाख रुपए लेने वाला जो नौकर है वो उसको भी उसके गाइडेंस में काम करना पड़ता है। कोई उसको ऑर्डर करता है और ऑर्डर के अनुसार उसको काम करना पड़ता है। सर कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, खुद का काम खुद का करो, खुद का वो करो, कब करो, क्या करो, कैसे करो, कोई मतलब नहीं है। आज के आधुनिक युग में एक और समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, उसमें भी आपका मार्गदर्शन चाहूँगा राम अवतार जी। लेबर की आप समस्या को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में लोग हैं जो यहाँ पे खेती में आपकी सहायता करने आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ज़मीनें तो हैं लेकिन करने वाला कोई नहीं है। लेबर की समस्या तो है, लेकिन इसमें एक तो सर गवर्नमेंट जो है वो इसमें सेव कर सकती है अगर कराना चाहिए तो। जैसे नरेगा काम चलाती है तो नरेगा का अगर किसानों को दे दे, वो बिल्कुल किसान का उसमें कुछ हिस्सा दे दे और उन पे काम करवा दे तो किसान को भी फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी जो लक्ष्य पूरा है वो लक्ष्य हो जाएगा। बहुत सुंदर। और लेकिन गवर्नमेंट उसके तरफ करे तो उसकी तरफ दिमाग जाना चाहिए। और गवर्नमेंट तो उसमें फ्री के पैसे देते हैं, वो कोई काम नहीं करता। बिल्कुल किसान के अगर वो सौंप देना वो काम तो बहुत बढ़िया काम हो। बेरोजगारी के लिए भी हमें जो है ये इसके ऊपर भी दोस्तों हमने काफ़ी वीडियोस इस तरह बनाई है। देश के अंदर बेरोजगारी इतनी नहीं है क्योंकि जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ पर आवश्यकता होती है प्रोवाइडेड के जो व्यक्ति आए वो कार्य तो करे। रोजगार बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नरेगा जैसे चला के उनको वो निठल्ले बना दिए, निठल्ले बना दिए। और कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति भी ऐसी रही ना, दिमाग में, समाज में माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि तुम खेती क्यों करोगे, तुम जाकर नौकरी करो। और नौकरी के अंदर वो जाके ब्लिंकिट के अंदर काम कर रहा है 15,000 की, तो वहाँ वो कुछ ना तो बचा पा रहा है ना अपना भविष्य बना पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ नहीं, जिस दिन उन्होंने ठोकर मार दी। दूसरी आधे से ज्यादा जनसंख्या वाला नहीं है जी, आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है वो हमने आईएएस बनाने में लगा दी। वो यूपीएससी की तैयारी के अंदर अपने 15-20 साल 10 साल जो है वो खराब कर रहे हैं। जो बच्चे बचे हुए हैं उनको अपने डॉक्टरी और इंजीनियर के अंदर है। एक इंजीनियर डॉक्टरी और यूपीएससी बैठ के यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये खेती भी जो है ये जरूरी नहीं है कि इसमें फावड़ा लेके लगूं। सही बात है, समझदारी से अगर किया जाएगा तो आजकल आधुनिक मशीनें ऐसी आ रही हैं। बिल्कुल, और ये भी कुर्सी पे बैठ के हो सकता है। बहुत सुंदर। तो ये वो सारी समस्याओं के समाधान है और बहुत प्रैक्टिकल राम अवतार जी का मार्गदर्शन हमें लगा दोस्तों। हमें लगता है कि इससे आपको भी काफ़ी कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। एक जो इस चैनल के माध्यम से हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक सोच होती है ना रूढ़िवादी कि हमें तो इस तरह ही सोचना है, इसके अतिरिक्त हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते। इससे ज़रूर हमें थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ राम अवतार जी के बारे में लगी कि इन्होंने अपनी सोच को ना कहीं पर भी सीमित नहीं किया हुआ। ये देसी से भी प्यार कर रहे हैं तो इन्होंने सोना मोती भी लगाया हुआ है। ये भी समझ रहे हैं कि कमर्शियल रूप से अकेले देसी से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो हमें कुछ अनाज इस तरह का रखना है जिससे हम कमर्शियली भी उसको कर सकें। सबसे बड़ी बात है अनुसंधान और प्रयोग। नए नए प्रयोग करने के लिए जो व्यक्ति बिल्कुल अपने दिमाग को खोलकर बैठा है, आपके सामने आज जीता जागता हमने प्रमाण आपको बताया है कि वो व्यक्ति जो है कैसे खुद भी सफल हो पा रहा है, आराम से सुख शांति का जीवन जी रहा है, आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है और समाज और देश को एक नई गति और नई दिशा देने में जो है वो सफल हो पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा राम अवतार जी आज आपसे मिलकर। मेरे तो 9 साल के करियर के अंदर सबसे बड़ा इंसाइट जो है वो आज आपसे हमें प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी जो है वो इससे बहुत हद तक लाभ लेंगे। बच्चों को कृषि में लाने से घबराइए मत। अब तो ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल सीधा सीधा जो है आपको बता सकते हैं रोल मॉडल के तरीके से कि किस तरीके से अपनी ज़मीन पे, और लोगों के पास ज़मीन है, मेरे पास तो हर रोज स्टोर में कोई ना कोई आता है, भाई साहब वहाँ पे बुलंदशहर में इतनी ज़मीन है, करें कैसे क्या? सर उनके लिए भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे ऑल इंडिया का कोई भी आदमी हो जी, अगर वो जैविक खेती करना चाहता है, हाँ जी, तो मेरे नंबर जो है बिल्कुल हम साथ में जो है डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और जो बैनर भी हमने शुरू में दिखाया दोस्तों उसके अंदर कुछ भी उनको सहयोग चाहिए जी जी मैं देने के लिए तैयार हूं, ऑल इंडिया कहीं भी हो। बहुत सुंदर, वहाँ पे जाके अपना बता देते हैं, गाइड करेंगे तो जी 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 जी। चलिए बहुत अच्छा लगा राम अवतार जी आज आपसे मुलाकात करके। आपका कीमती समय, सहयोग और मार्गदर्शन जो मिला उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और मुरारका फाउंडेशन के साथ में भी आप जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से जो है आसपास में और सारी कंपनीज आएंगी और भविष्य जो है उज्ज्वल होगा, इसी की हम कामना करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं और देखते हैं आज किन का मार्गदर्शन, किन से मुलाकात हमारी होने वाली है। आगे पड़ाव पर चल के अब उनके दर्शन के लिए हम आगे अपनी जर्नी को, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भारत वंदे मातरम। ये केला जो है इसका भी एक्सपीरियंस वो रिसर्च चल रहा है कि हमारी शेखावटी में हो सकता है कि नहीं। अच्छा, और ये जो छोटी साइज का वो लाल सा केला आता है जी जी जी, ये उस तरह का केला है। बहुत बढ़िया।
उसमें तो केले के अंदर काफी बीच में न्यूज आई थी, वो शायद वो कुछ जापानी आम और केले के बारे में बताया जाता है कि 1 लाख रुपए का कुछ। सर वो जापानी वो भी मेरे पास है। अच्छा। मियाजाकी जो आम है। हाँ जी, हाँ कुछ नाम था उसका, 2.5 लाख रुपए किलो। हाँ 2.5 लाख रुपए किलो, सुनने में आया था। वो भी लगा रखा मैंने। अच्छा। मेरे पास जो मैं बता रहा हूँ आपका, मेरा होटल है वहाँ पर, जी। 3 बीघा जमीन है, उसमें 17 वैरायटी के आम लगाए मैंने। बताइए। चलो दोस्तों, तो ये तो एक चीज़ हमें समझने में आई है। हम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिसके अंदर डायरेक्ट आप भाई साहब को ऑर्डर भी डाल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि डायरेक्ट घरों पे अगर सामान पहुंच सकता है तो क्यों ना यहाँ से कुछ चीज़ जो है इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि आपके घरों तक भी वो चीज़ जो है आसानी से पहुँच सके। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो पाएगा तो ज़रूर उसके अंदर जो है भाई साहब की मदद जो है ली जाएगी। अब जो एंट्री हो रही है वो एक फार्म हाउस में है, भजनगढ़ बेड़ी जो है ये एरिया है यहाँ का, किसान भाई का पता नहीं है, मूंगा राम जी के यहाँ पे जो है एंट्री अभी हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब अपने इस यात्रा के पड़ाव के दूसरे पड़ाव पे हम आए हैं। हमारे साथ में मूंगा राम जी, आप भी एक किसान हैं, जैविक खेती आप करते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और इनका जो अपनी कृषि के बारे में है वो किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझते हैं। मूंगा राम जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइएगा, कौन से अभी क्षेत्र में हैं, कौन से गाँव में आप हैं, कब से आप ये खेती कर रहे हैं और कब से जैविक खेती में आए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम मूंगा राम ग्याड़ है। अपना ये जो गांव पड़ता है भजनगढ़ बेरी है, जो सीकर ज़िले का झुंझुनू ज़िले से लगता हुआ अंतिम छोर गांव है, इससे मैं बिलोंग करता हूं। हम खेती किसानी में तो पूर्वजों की जो देनी है उसको यथावत चलाने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि खाने के लिए सब कुछ चाहिए जी, लेकिन उत्पादित उतना नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अपन खुद भी कर रहे हैं और यहाँ पर पाठशालाओं का निर्माण भी चलाया जा रहा है। किसानी का दौर पिताजी के जाने के बाद 11-12 साल से अपन रूटीन में, और फिर जो ही उत्पादन कम होता था, पैसा जो उत्पादन का 60% पैसा चला जाता था खाद के रूप में जी, केमिकल के रूप में, किसान के पास कुछ बच नहीं पाता था। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया और हम अभी 8 साल से रूटीन में हैं। 5 साल से तो हम मुरारका फाउंडेशन के टच में भी हैं, इनकी देखरेख में भी अपन काम कर रहे हैं। इनका भी बहुत बढ़िया सजेशन योगदान रहा जी, जिनमें अनाज का, सब्जियों का, फ्रूट का जो है, जिस प्रकार से एक फैमिली डॉक्टर होता है उस प्रकार से हम फैमिली फार्मर की भूमिका भी निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। तो ऐसे जो परिवार, जैसे आपने बताया फैमिली फार्मर के रूप में है, अभी जो आपका उत्पादन होता है जी, मुख्य रूप से वो किसी कंपनी को ही दिया जाता है या अलग अलग कोई एक व्यक्तिगत उपभोक्ता है, कहीं दिल्ली के, कहीं आसपास के जो संपर्क करते हैं या उन तक आपके पास पहुंचती है, ऐसा कुछ नेटवर्क कुछ बन पाया हो? हाँ, नेटवर्क अपना पर्सनली यहाँ जो पर्सनल उपभोक्ता भी हैं सीकर और नवलगढ़ के, यहीं के लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, लोग भी लेते हैं। और जैसे एयरटेल है, बिग बास्केट है, उनको भी जाता है। और मुरारका फाउंडेशन ने जो यहाँ प्रोग्राम करवा करके जो स्टॉल इश्यू करवाया था बहुत, तो अपन जैसे हॉट बाजार होता है वीकली, उस प्रकार से भी उनको उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा। उसके अलावा 5 दिन तक जो कस्टमर जो है वो यहाँ आके भी जो रूरल के हैं वो ले जाते हैं, वहाँ पे। तो ये 5 दिन का जो आपने बताया, मतलब 5 दिन में कोई स्पेशल यहाँ पे कुछ रहता है कार्यक्रम या कैसे? नहीं, स्पेशली जैसे हम साप्ताहिक तो स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, हर सैटरडे संडे लगाते हैं? जैसे अभी परसों सीकर को है जी, और गुरुवार को जैसे निर्धारित होता है अपन नवलगढ़ में भी जो कुछ, तो वो पूरी एफपीओ है, पूरी एफपीओ मिलकर लगाती है, तो स्थान चिन्हित कर रखा है जी, तो वहाँ से वीकली कलेक्शन कर लेते हैं उपभोक्ता। उसके अलावा जिसको जरूरत होती है वो फार्म विजिट भी कर लेते हैं आत्म संतुष्टि के लिए कि भाई ऑर्गेनिक ही आ रहा है, फार्म से ही आ रहा है, जो किसान माल लेके आता है उनके फार्म पे है या नहीं है, तो वो भी यहाँ रूरल भी आ जाते हैं। बाकी जो कंपनी एयरटेल है वो भी रेगुलर जाती है, दिल्ली गुड़गांव भी अपना डेली जाता है सामान। बहुत बढ़िया। थोड़ा ज़मीन के बारे में बताइएगा, अभी कितनी ज़मीन पे आप जो है पूरी टोटल खेती कर रहे हैं? अभी मैं 8 एकड़ में कर रहा हूँ। 8 एकड़ में खेती हो रही है? 32 बीघा है हमारे पास में, 4 बीघे का 1 एकड़ मानते हैं जी जी जी, तो 8 एकड़ में चल रहा है। 8 एकड़ के अंदर अभी कितनी है जो हम अभी पूरी जैविक कर रहे हैं या अभी मिक्स कर रहे हैं? लगभग मेरा तो लगभग अभी पूरा जो है वो जैविक की तरफ अब आप ले आए हैं। 2 एकड़ में मौसमी का बगीचा है जी, 2 एकड़ में सब्जियों का चल रहा है और 3 एकड़ में जो अभी प्याज है जी वो लगा हुआ है। बाकी सब जो गेहूं है वो लगा रखा 1.5 एकड़ और आधा एकड़ पशुओं के चारे के लिए ऐसे हो गया। परिवार के अभी कितने सदस्य हैं जो इसमें पूर्णतः जैविक के अंदर ही हैं जी? परिवार में हम टोटल 11 मेंबर हैं। अच्छा जी, जिनमें से जो छोटे 2 भाई हैं वो फैमिली मेंबर वो आपकी सर्विस करते हैं जी, और बाकी हम 4 लोग हैं जो यहाँ लगे रहे हैं इसमें पूर्णतः इसमें कृषि के ऊपर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और
3 लोगों को मैंने रोजगार दे भी रखा है, वो काम पे रखते हैं। काम पे हैं, वो आगे संभालते हैं जी। इसको 8 एकड़ को संभालने के लिए कृषि के लिए टोटल और भी लोगों की आवश्यकता होती है या 4 3 7 लोग जो है वो काफी अच्छे से संभाल लेते हैं? 4 हम हैं, 3 को हमने और ले रखा है, तो 7 लोग 7 लोग इसको लगे पूरे हुए को संभाल लेते हैं। जी, जी। सब कार्य हो जाता है। आपने जैसे बताया कि 8 साल पहले आपने जो है जैविक खेती की शुरुआत करी और उससे पहले जो थी एक नॉर्मल जो खेती हमारी होती थी वैसी खेती जो थी वो रहती थी, तो इसको जमीन को क्या कन्वर्ट करने के अंदर भी मेहनत करनी पड़ी, समय लगाना पड़ा कि भाई कैसे कन्वर्ट जी। करेंगे? हमने शुरुआत यानी इसको ब्लॉक में डिवाइडेशन किया। अच्छा, शुरू के अंदर जैसे 8 एकड़ था तो ब्लॉक वाइज करी आपने हाँ, इसको? हमने ब्लॉक बनाया जी। कि हमने पहले 1 एकड़ का, इसमें अपन जो है उसका रिजल्ट देखेंगे कि लोगों की एक भ्रम था जी। कि उत्पादन नहीं हो पाता है वगैरह केमिकल के। हाँ। तो ऐसी बात नहीं थी। 2 साल तक अपन ने देखा तो उसमें कुछ इश्यू नजर आया। उसके बाद में जो ही सॉइल की हेल्थ कंडीशन अच्छी हुई, कार्बन की मात्रा बढ़ी और उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ा, तो हमारा भी एक जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़ी कि हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने ब्लॉक करते 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे करते उनको जैविक में कन्वर्ट कर लिया। कोई इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी थी या अपने आप ही प्रयोग करे थोड़े बहुत, आसपास के किसानों ने सहायता जैसे करी, क्या किया? मोरारका फाउंडेशन था, बजाज फाउंडेशन है, जी। इनको और हम विजिट भी करते रहते, किसान के पास में जाता, ये भी हमें टूर करवाते हैं। जी। जो भी हम शुरुआत में प्रगतिशील किसान जो थे उनके पास गए, उनकी रूपरेखा समझी। वो एक कहावत है कि सुनो सबकी करो मन की। तो जहाँ से हमें को ग्रहण करने के लिए मिला वो चीज़ें हमने नोट की और फिर हमने एक यहाँ जैविक का जो छोटा सा मिनी पावर बैंक है वो बनाया और इसके थ्रू जो नैनो विधि से करके और अब अपन संपूर्ण रूप से उस पर आ गए मुख्य रूप से। चलिए थोड़ी आपको एक बार फसल भी दिखाते हैं। ये मौसम्बी का पेड़ आपने बताया था, है ना? हाँ, ये मौसमी का। इसमें एक छोटी सी यहाँ पे ये देखिए मौसम्बी लगी हुई है, अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी है ना? हाँ, ये हार्वेस्टिंग हो गई। ये नीचे क्या मौसम्बी है कुछ और है? ये मौसमी है। हाँ, मौसम्बी है ना? ये छोटा पौधा था। छोटा पौधा है। हाँ। बढ़िया है। तो ये मौसम्बी का पौधा आपने बताया कितना, 2 एकड़ में लगाया हुआ है शायद? 2 एकड़ में। 2 एकड़ के अंदर ये पूरा मौसम्बी का ही लगा हुआ है। इसका क्या सीजन क्या रहता है? हार्वेस्टिंग अभी हुई है? अभी ये अपन सितंबर से शुरू करते हैं। अच्छा, हार्वेस्टिंग सितंबर से नवंबर तक बेचने के लिए मंडी नहीं जाना पड़ता। टोटली डिमांड के हिसाब से यहीं से सेल हो जाता है। यहीं से सेल हो जाता है और ये जैविक रूप से जो है पूरा डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। ये जो मौसम्बी कब से आप उगा रहे हैं? जो इसमें हर बार नया पौध लगानी पड़ती है या उसी में से निकलती रहती है मौसम्बी? नहीं, इसी में से। जैसे अभी इसकी कटिंग हो गई। हाँ। और अभी ये जो मिट्टी है, हाँ जी। देखो ये जो फुटान नया चला है जी, और ये मिट्टी में कन्वर्ट होगी और इसके यहाँ पर जो मौसमी है जी। वो लगेगा। जैसे अच्छा। ये जो है, हाँ। जैसे ये मिट्टी है ना, हाँ, पिछले साल ये भी एक मिट्टी थी। अच्छा। और यहाँ मौसमी का फ्रूट आया। हाँ। ये दो जितनी मिट्टियाँ हैं, हाँ। अब इसके फ्रूट बढ़ेंगे। वो तो अच्छा। छोटा पौधा, इस प्रकार से इसकी ग्रोथ। तो मिट्टी का मतलब क्या, पहले फूल इसके ऊपर यहाँ पे हल्का आना चाहिए? हाँ, ये अब इस पे फ्लोरिंग आएगी अब इसमें फ्लावरिंग और आएगी फिर फल बनेगा। तो इसको पूरी को मिट्टी बोलते हैं हम। हाँ, इसको मिट्टी बोलते हैं। जिसके ऊपर फूल आ जाए जी, उसको जो है हम मिट्टी बोल देते हैं, है ना? हाँ, दिख रहा है क्या कुछ? हाँ, वो तो सही है। तो ये जो है, अच्छा, इसके ऊपर जो है फल है और ये फल आने का जो सीजन रहता है वो कौन सा रहता है? अभी होगा। अभी जनवरी एंड के बाद में फ्लोरिंग हो जाएगी। हाँ। और फरवरी से फल बनना शुरू हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद जो है फ्रूट हो जाए तो अपन फरवरी इसका पानी बंद रहेंगे। जो कि एक साइज हो जाता है 8 mm से ऊपर, उसके अच्छा। बाद दोबारा सिंचाई शुरू करेंगे। तो फल कब तैयार हो जाएगा इसमें? सितंबर में। अच्छा, वो फ्रूट जो फरवरी में बनना शुरू हुआ है वो सितंबर तक तैयार जी, होगा। जी, साल में एक बार देगा ये मौसम्बी को। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 2 एकड़ के अंदर मौसम्बी आपने बनाई है और दूसरे और कौन से यहाँ पे आसपास में? ये आपने घिया की खेती की हुई है शायद? हाँ, ये इंटरक्रॉप थी जी। नीचे मूली था यहाँ पे। जी, जी, जी। और मूली की हार्वेस्टिंग हो गई। हाँ। उसके साथ अपन ने घिया लगा दिया था। नीचे मूली चल रहा था, ऊपर घिया थी। हाँ जी। और ये घिया अभी चल रही है। मूली हार्वेस्टिंग होने के बाद हमने घिया वाले बेड में तो धनिया लगा दिया। हाँ, हाँ। और ये प्याज का बीज लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए दोस्तों, घिया भी लगी हुई जो है, बहुत कम शहर के जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत बार नहीं देखी होगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर जो है ये घिया है। हाँ, इसमें- ये क्या देसी घिया है, कैसी घिया है? कुछ है होता है इसमें ऐसा? हाँ, वैसे अपन तैयार करते हैं बीज हाँ, खुद ही। हाँ, ओके। और इसकी चमक ये जैविक का ही परिणाम है। अच्छा। और फ्रूटिंग जो है ना, हाँ जी। इतनी अच्छी है, अभी भी बढ़ रहा है। जैसे ये 23 जुलाई की क्रॉप है। 23 जुलाई को अपन ने लगाया था और अभी तक चल रहा है। बहुत और भी चलेगा 2 सप्ताह तक, जितने ज्यादा ठंड नहीं होगी तब तक चलता ही रहेगा। तो इसका कोई ऐसा सीजन भी होती है जब घिया नहीं आएगी? कौन सा सीजन है जब घिया नहीं होगी या जो है वो पूरी चलती रहेगी? बहुत सुंदर। तो ये जब आपने जैसे ऑर्गेनिक खेती आपने जब शुरू करी थी इसमें मूंगाराम जी, तो शुरू में एक तो चैलेंज आपने ये बताया था कि शुरू के 2-3 साल में प्रोडक्शन कम रहता है जो ब्लॉक वाइज आपने किया। अगर क्योंकि केमिकल से जमीन का कार्बन जो है ना वो बिल्कुल घट जाता है। और जमीन क्रिस्टल हो जाती है, पथरीली। बिल्कुल। और फिर उत्पादन वो एक जब तक अपन
धरती माता के लिए भी वो जो अपने ऊपर लागू होता है। अपन ने खाना खा रखा है और वो अगर हजम नहीं हुआ और फिर अपन खाएंगे तो वो अपने लिए जहर है, जहर बन गया। बिल्कुल सही इसलिए डाइजेशन होना जरूरी है। तो इसका भी इम्यूनिटी पावर डाइजेशन से नहीं बनता है, केमिकल तो जो है वो क्रिस्टल बनाता है। दृष्टिकोण देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हैं, जब बात एक ही है लेकिन जब वो किसान अपनी भाषा के अंदर बताता है तो कितनी डिफरेंट चीज़ है जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है। कितनी बड़ी बात मूंगाराम जी ने बताई है। ये जो जहर हमने डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, यूरिया डाल दिया, इसको मिट्टी हजम नहीं करती है। ये केवल उस समय पे जो है एक कैप्सूल की तरीके से है, जैसे आपने कोई कैप्सूल खाया, उसने आपको थोड़ा कैल्शियम दे दिया, लेकिन वो आपके शरीर ने खींचा नहीं, वो हजम होकर खत्म नहीं हुआ, वो मिट्टी के अंदर अवशेष है और फिर वो अगली बार और भी ज्यादा डलेगा। उतना नहीं डल रहा, उससे ज्यादा डल रहा है। तो मिट्टी बंजर करने के अंदर जो है उसका मुख्य रूप से जो है उसका रोल आने वाला है। और इस पूरे सेटअप का पावर बैंक इधर है, मैं आपको जी 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 ये जितना भी खाद का जो शेड्यूल है फसल का, वो सिस्टोमेटिकली चलता है। जी जी। जैसे हम बोने से पहले खाद को पूरी तरीके से गलाकर सड़ा करके काम में लेते हैं, उसके लिए अपने पास में वेस्ट डिकम्पोजर है। अच्छा। और वेस्ट डिकम्पोजर में जो भी फंगस है वो उसको समाप्त करता है। उसके बाद में आता है अपना फसल बोने का, बीजोपचार का। तो एक FIR विधि होती है जी, उसमें अपन सीड ट्रीटमेंट करके और फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड प्लस राइजोबियम जो कल्चर होता है बैक्टीरिया, वो अपन लगा के सीड ट्रीटमेंट करके बोते हैं। अच्छा। उसके बाद तो उसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, वो तो नेचुरल हो गया। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड भी नेचुरल रखना पड़ता है या वो बाजार वाला यूज होता है? नहीं, बाजार वाला नहीं, अपन खुद बायो में बनाते हैं। जैसे गोमूत्र ले लिया जी, वो एक फंगीसाइड है, बहुत अच्छा। फंगीसाइड के चूना ले लिया जी, वो एक इंसेक्टिसाइड है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में जो गोबर है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, फास्फोरस है, पोटास है, जो राइजोबियम का काम करता है कल्चर का, वो उससे अपन उपचारित करके फिर बोते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ये तीनों ड्रम वेस्ट डिकम्पोजर के हैं आपके? वो तो दोनों वेस्ट डिकम्पोजर के। ये वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो अपना लिक्विड माइकोराजा जी, इसकी बात मैं बताऊं, पहले मैं DAP का बता दूं आपको। ये जीवामृत? हाँ जी, ये जीवामृत है जो एक DAP की जगह काम करता है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर चाहिए यूरिया। नाइट्रोजन कैसे आएगा? तो यूरिया का एक विकल्प नहीं है, यूरिया एक विकल्प था। अभी तो लोगों में एक भ्रांति है, वो लोग में जुड़े हुए हैं। तो एक ड्रम में अपन देसी गाय की थेपड़ी के कंडे डालते हैं 7-8 जी, और वो 7-8 दिन बाद में जो ड्रम झाग फलोन होगा तो उसमें अपन 2 किलो दही डाल देते हैं और उसको मिला करके और फिर वेंचुरी के द्वारा पूरा का पूरा चला दिया जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आता है माइकोराजा जी, जड़ ग्रोथ के लिए, फुटान के लिए। तो माइकोराजा में अपन वेस्ट डिकम्पोजर के ड्रम में 5 किलो वर्मी कंपोस्ट डालकर और 2 किलो गुड़ डालकर उसको 7-8 दिन पर रखेंगे तो लिक्विड गहरा गाढ़ा हो जाएगा, काला। और वो एक लिक्विड माइकोराजा है जो अपन नैनो विधि से इसमें सिंचाई के साथ में देते हैं। तो जो माइकोराइजा है ये क्या करेगा? ये उसकी उर्वरता को बढ़ाएगा, रूट्स, वाइट्स जो रूट्स हैं, हाँ जी, उनको ग्रोथ कराएगा और वो जो भोजन है जमीन से वो ऑब्जर्व कर लेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा तेज करेगा। वेंचुरी किस चीज को बोलते हैं? ये ड्रम को बोलते हैं? नहीं, वेंचुरी ये है। अच्छा। और ये तो वेंचुरी ड्रम है, जो भी सप्लीमेंट हमें देना होता है अपन पानी के साथ में इसको लगा देते हैं जी 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 जी। और वो पूरे फसल में, और मिनी जो लगा रखा है ना उसके ऊपर लाइन सिंचाई के लास्ट में चला करके फिर बंद कर देते हैं। फसल जो भोजन है वो पत्तों से लेती है, यानी 95% पौधा भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तों से लेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। उधर गेहूं का है तो उसकी आप दिखाऊं मैं आपको, नज़ारे कुछ अलग है जी। बिल्कुल। जो अपने को देखने को और समझने को उस समय पे आई, इसके अतिरिक्त जो है और क्या क्या उस समय पे समस्या जो थी वो आपको मतलब पता चली? तो उत्पादन की समस्या है, मार्केट इसकी बनाने में समस्या आ रही थी, दाम इसका मार्केट में, क्योंकि मंडी में तो कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो यानी कीमत के ऊपर ध्यान देते थे कि भाई अपने को सस्ता चाहिए। और ऑर्गेनिक में उत्पादन और महंगा जी, वो भी तो महंगा होगा जी जी जी, इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, खर्चा अपना होगा, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना वो अच्छी होती है। जो जैविक का है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अपनी लौकी है जी, 20 दिन आप बिना फ्रिज में रखिए, अखबार में लगाकर रख दो, ये अपनी शाइनिंग वैसी की वैसी रखेगी, जो नेचुरल जैविक नेचुरल है वो। और केमिकल वाला जो है ना वो दूसरे दिन ही अपनी जो अस्तित्व है वो खो देगा। अच्छा, अब जैसा ये अपन ने ये बीज के लिए रख रखा है जी जी जी,
देखिए कितना 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 सुंदर ये किया है, अपन बहुत बीज के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी में से जो बढ़िया होगा उसका अपन बीज कर लेंगे, अगली साल वो भी बोएंगे। जो भी किसान कोई हमारा साथी है डेमो लेना चाहता है तो उसको भी अपन उपलब्ध करवा। बहुत बढ़िया। तो ये बीज हर साल जो है इसको डेवलप करते रहेंगे तो इसकी एक ही वही जो है प्रोडक्शन भी उस हिसाब हाँ, से बढ़ती रहेगी, मेजर होता रहेगा। तो जैसे आपने ये बताया कि जैविक खेती के अंदर सवाल ये उठता है कि जब प्रोडक्शन 2-3 साल के बाद में तकरीबन खेत अगर समझदारी से की जाए नहीं, उत्पादन उतने- बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ता है। यूरिया केमिकल जितना पहुंच जाता है जितना उसकी खेती से नॉन ऑर्गेनिक से उससे बढ़िया होगा। उससे बढ़िया होगा। तो अगर वैसा होने लग जाता है उत्पादन और अगर समझदारी से करते हैं तो क्या फिर उसके बाद में जो कॉस्टिंग है इसकी, हाँ। भाई वो ऑर्गेनिक फिर भी महंगा है, वो सस्टेन करने के लिए चाहिए किसान को कि मार्केट के अंदर दाम बहुत कम चल रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं ऑर्गेनिक के अंदर और कहाँ खर्चा, फिर खर्चा तो नहीं रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट के अंदर मंडी के रेट बहुत कम है इसलिए ये रियल रेट हैं जो मिलने चाहिए किसान को, इस वजह से ये है मामला, या ऑर्गेनिक नहीं महंगा किस वजह से हो रहा है फिर? ऑर्गेनिक में रेगुलेटरी है और मेहनत है, मेहनत ज्यादा लग रही हाँ, है। वो मशीनरी की मेहनत इसमें काम में नहीं आती, इसलिए महंगा हो गया। इसके लिए महंगा हो गया क्योंकि आजकल जो सस्ता वो मशीनरी की वजह से है। हाँ। और अपने को तो खुद बनाना पड़ता है, खुद बनाना और पड़ता वो है। अपन क्या है जो 4 सदस्य अपन लगते हैं, 3 लेबर भी रखते हैं, तो उन सब का अपन कॉस्ट निकालना चाहिए कि तब मैं वो भी- महंगा हो जाएगा। मैं भी काम करता हूँ तो मेरा भी 800 रुपये मजदूरी का जोड़ूं सही बात है, और उसको इंक्लूड करके फिर अपन बिल्कुल। देते हैं, इसलिए वो महंगा पड़ता है। इसलिए थोड़ा महंगा लेकिन हो जाता है। महंगा नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए कि अच्छा इतनी रेगुलर मतलब रियल रेट है वो सब्जी हाँ, का जो बिल्कुल, होना बिल्कुल। चाहिए, जो एक्चुअल है। अगर पारंपरिक खेती के हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से सब्जी उसमें सस्ती ही हुई है क्योंकि अब हम प्रोडक्शन निकालना सीख गए हैं। बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। किसान आज से 40 साल पहले प्रोडक्शन कैसे निकालनी है उसके ऊपर भी विचार नहीं कर पा रहा था। नहीं कर पा जो रहा हो गया, जो नहीं हुआ उसमें तो कुछ जानकारी ही नहीं है, कोई नॉलेज भी ऊपर नहीं है। वाले की देन मानते ले बिल्कुल। पहले हाँ। अब देखो गेहूं की चमक, जी ये इसको एक पानी दिया अपने, हाँ। दूसरा आज चलेगा, अच्छा। और ये इनके ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे गेहूं का कल्ला है, बहुत बढ़िया। अब इसकी ब्रांच है ना, इसकी जो मूल ब्रांच थी ना, देखो इसकी व्हाइट रूट्स बढ़ी रही हैं, जी 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 ये थी मूल ब्रांच, जी 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 जी। और ये हटना जरूरी थी। यानी गेहूं में अगर 25 दिन से पहले अगर पानी दे देते हैं अपन, तो उसकी जो मूल ब्रांच है उसी पे पौधा जोर कर लेता है, अच्छा। और फिर वो कली नहीं डाल पाता, और इकसड़ा जो बोलते हैं उसमें वो चिपका हुआ रहता है दाना। तो 25 दिन बाद में देंगे, जैसे आपको मैं डेमो दिखवाऊंगा, हमारे यहाँ तो वो है नहीं को मिलेगा, वो पकड़ जो थे, तो ये देखो, ये इसमें मूल पे पकड़ा हुआ है। ये मूल है, हाँ मूल जी। पे नहीं पकड़ा हुआ है, मूल हाँ। तो देखो मर चुकी, ठीक और ये ऐसा होना जरूरी था, थोड़ी है। अब उसकी बिल्कुल चली गई ना, हाँ। तो इसके व्हाइट रूट देखो अभी भी बढ़ रहे हैं, ये ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक है। और इसका ये जो मर रहा है ना, अब व्हाइट रूट्स बढ़ेंगी यहाँ से, तो ये अच्छा। कले डालेगा। ठीक, इसमें और ठीक। इसमें रात दिन का फर्क है। ठीक है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो दाना है उसकी चमक और शाइनिंग और उसमें ठोस होगा, वो मोटा। कुछ दिनों के बाद ये भी ऐसा ही हो जाएगा। ये भी ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, ये क्या था, ये ऊपर था पानी से, बाद में जर्मिनेशन हुआ है, और ये सही समय का था। बढ़िया। ये कौन सी गेहूं लगाई हुई है इसमें हमने? ये अपनी फार्मी है। अच्छा, मतलब उधर- देसी नहीं होगी, वो नॉर्मल वाली जो है प्रोडक्शन नहीं, जो अपन बीज किया 4 साल बाद में एक किसान दूसरे से हम ले चेंज कर लेते हैं। हैं, ठीक है। और 11 किलो हैं ये तरीका जो है? स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई। तो इसमें मुख्य रूप से किस किस तरह की इरिगेशन का उपयोग यहाँ करते हैं? ड्रिप इरिगेशन भी होती है तैयार? ड्रिप पे तो सब्जी कर रहे हैं अपन, सब्जी जो है वो ड्रिप से चलती है। और बाकी फसल है वो ये इससे प्याज ये और सारी गेहूं स्प्रिंकल जो से होती है। वो स्प्रिंकलर से होती है। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। तो इधर गेहूं है आपने लगाया, इधर जो है आपका ये लौकी गेहूं वगैरह है, लगा हुआ है। उधर प्याज है। हाँ। प्याज की भी देखो ये चमक। प्याज की यही शुरू हो गई जो ये हरे रंग का थोड़ा हाँ, डिफरेंस दिख ये रहा है? पौध वाला है, वो गांठ वाला वो तैयार हो गया उधर। अच्छा। और उसके बाद ये प्याज का बीज है, तो प्याज के पौधे के ऊपर भी लगता है, मतलब पौध वाला जो आप वो कह रहे हो? बीज लगेगा। नहीं, जैसे अभी हमारे पास बीज है, हम इसकी पौध तैयार कर लेते हैं, अच्छा। फिर 90 दिन की होते ही अपन उसको उखाड़ लेते हैं, हाँ। उसको स्टोरेज कर देते हैं, वो ड्राई। जैसे अलवर वाला लगता है ना, बेरोड वाला गंठी लगती है, अच्छा। तो गंठी वाला तो उधर वो फार्म पॉइंट की तरफ है, वो तैयार हो गया। अच्छा। 20 दिन बाद में खुदाई हो जाएगी। अच्छा। और ये है तुरंत पौध तैयार की हुई उस अच्छा समय की। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी प्याज की साइकिल 6 महीने की होती है, ठीक। तो 90 दिन में गंठी तैयार हो गई। हाँ। उसका 90 दिन में ही बीज प्याज पड़ जाएगा। 6 महीने लगे। हम्म। पौध वाले का 2 महीने में पौध तैयार होगी,
4 महीने में प्याज तैयार होगा, 6 महीने ही लगेंगे। अच्छा, लेकिन होगा दोनों वही जमीन के अंदर ही निकलता है? दोनों जो- अंदर ही है। ठीक है, इस बहुत पे बीज निकलता है, इसके ऊपर बीज निकलता है। ये किस चीज का है? ये प्याज का अच्छा, बीज प्याज का ही है, और ओके। इसकी जो ब्रांच है ना, हाँ। इसमें से वो आइले आएंगे अच्छा। और यहाँ सिट्टा आएगा और वो बीज लगेगा। अच्छा। और बीज भी हार्वेस्टिंग करेंगे अपन जून में। ये 6 महीने से तैयार होता है। ठीक ठीक। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसाइट इसमें। तो अभी आज का जो है अभी सिचुएशन कैसी है? जो कुछ हम अभी उगा रहे हैं, क्या उसकी पूरी मार्केट आपको प्राप्त हो गई है या मार्केट मिलने में दिक्कत आ रही है? नहीं, मार्केट तैयार है। हाँ। और अभी तो हमारे जो ग्राहक है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जो हम ये सोच रहे हैं हमें सब्जी का जो भी है रकबा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे भी हमने फार्म तैयार किए हैं, उन पे भी करवाएंगे क्योंकि डिमांड पूर्ति नहीं हो रही है। ठीक है। तो अभी जिस हिसाब से जो आपने लक्ष्य लिया था, अभी जैसे आपने बताया 8-9 सालों के अंदर है, क्या अब इसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है कि हाँ, जो चीज़ मैं उगा रहा हूँ उसके हिसाब से वाजिब दाम भी मिल रहा है मार्केट में, प्रोडक्शन भी मेरी ठीक आ रही है, और ओवरऑल आपको लग रहा है कि अब सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया, या संघर्ष अभी भी चल रहा है? और अगर चल रहा है तो किस क्षेत्र में चल रहा है संघर्ष? देखो, संघर्ष की बात यूँ कहें, जो नए कस्टमर, नए उपभोक्ता है उसके साथ में बिल्कुल जैसा है, जिनके बात समझ में आ चुकी कि स्वास्थ्य पहला पायदान है। जी जी। तो अगर अपन स्वस्थ चीज खाना पसंद करेंगे या जहर खाना पसंद करेंगे, हाँ। वो अगर इनके समझ में आ गई कि अपने को चाहे पैसा सब कुछ नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पैसा काम आएगा, नहीं तो पैसा कोई काम में नहीं आने वाला। बहुत सुंदर बात है। और इसमें जैविक में क्या मेहनत है, हाँ। केमिकल वाला पैसे के बलबूते पर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं होता। नहीं होगा, लेकिन ये जो है आगे आने वाले समय के हिसाब से बढ़िया है। ये अपने ये दूसरी वैरायटी है। जी जी। हाँ, वो अलग कितनी variety बड़ी, देखो कितनी बड़ी की है, वाह, बहुत सुंदर। तो इसको अपन बीज के लिए जो सैंपल पीस है ना, उनका अपन बीज तैयार करते हैं, जो फिनिशिंग का हो, अच्छा हो। जी जी। तो उसको बीज करके अपन भी काम में लेते हैं फिर किसानों। तो ये दोस्तों देखो, फ्रूटिंग की अगर अपन बात करें, जी जी जी, तो फ्रूटिंग ये पौधा एंड पे है जी, लेकिन इसकी 3D 4D 5G कटिंग होती जाएगी ना, हाँ जी। वैसे वैसे देखो हर ब्रांच में लौकी है। जी जी। अब जैसे ये अपन कल हार्वेस्टिंग कर लेंगे, जी जी जी, और उसके बाद ये ग्रोथ कर लेगी, परसों ये हो जाएगी, फिर इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ऐसे ऐसे ये बढ़ता भी चला बहुत जाएगा। बढ़िया, बहुत सुंदर। हालांकि ये जो है ना काफी जुलाई से चल रहा है, काफी लंबे समय से है। जी। और अगर केमिकल वाला होता तो ये क्या है, इतने में चली जाती, क्योंकि इनमें इतना इम्यूनिटी पावर नहीं रह पाता। जी 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 जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर, देख के। तो अब ओवरऑल मुंगाराम जी, एक और जो प्रश्न वो दिमाग में बहुत सब लोगों के रहता है, कृषि के रूप में अब जैसे आसपास के जो किसान हैं, जब वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आसपास के सीकर के किसानों का कैसा है? कितने प्रतिशत लोग हैं जो यहाँ पे अभी जैविक खेती जो है वो करने लग गए हैं? क्या लोगों को लग रहा है कि नहीं, जैविक खेती की तरफ तेजी से आना चाहिए? किसानों का क्या रुख है? नहीं, किसानों का रुख है, और हम हमारे यहाँ पर 15-20 किसान ग्रुप में हैं जो कर रहे हैं जी। बाकी ये कोशिश कर रहे हैं कि 2-3% किसान जितने भी है, 5% किसान हर साल इससे जुड़ते जा रहे हैं जी, क्योंकि उसके उत्पादन, उसकी खपत और उसकी रेट को देख करके अब लोग जुड़ने लगे हैं। वैसे अपने पास में BRC का सेंटर है जी, किसान पाठशाला चलती है। हाँ जी। आज भी 50 किसानों का टूर है, जी। तो उनकी भी विजिट होने वाली है जी। तो वो प्रशिक्षण लेते रहते हैं, अपन भी देते हैं, मैं खुद भी सीखता ही रहता हूँ। जी 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 जी। और लेबर के हिसाब से जुटाने में क्या दिक्कत आ रही है? लोगों का दृष्टिकोण क्या है? एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की खेत के अंदर मदद सहायता के लिए लग रहा है, या कोई बाहर से लोग जो है वो आते हैं? किस तरह से मतलब इसमें करते हैं? क्योंकि इंटेंसिव क्षेत्र होने वाला है जहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, पर्सनली जो यहाँ का रूरल का जो आदमी, उसकी जो सारी चीज़ें समझ में है वो ज़्यादा, बाहर का जो है उसको तो सिस्टमेटिकली यानी सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, मैच्योर करना पड़ता है, फिर ये करने के बाद वो दूसरी जगह कर अपना काम भी शुरू करता है। अब तो तेजी से बस पहुंचेंगे घर पे। जी बिल्कुल। तो लेबर के लिए जो आप बता रहे हैं कि क्या यहाँ के लोगों का क्या है दृष्टिकोण, भाई वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं इस बात को? देखो, हमारे गांव में लगभग 25-30 किसान हैं जी, जो यानी 10 के करीबन तो अभी इस साल से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। जो अपनी पहले यहाँ देखा था कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, तो उन्होंने यहाँ देखा भी, किया भी, कुछ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ करके भी गए जी, और अभी भी जुड़ ही रहे हैं। जी जी। और दूसरी बात लेबर की आती है, जो लोग ये भी समझने लगे हैं कि दूसरे फार्म हाउस पे और अपन जैविक कर उस फार्म हाउस पे काम करना कितना पसंदीदा, उनको भी स्वास्थ्य का अपना फर्क महसूस होता है। हाँ, कि अपन यहाँ करेंगे तो हमारा शरीर भी हेल्थी रहेगा। बहुत बढ़िया। और अगर मेहनत करते हैं
पसीना निकलता है उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये भी वो समझने लगे। अब अपन किसी भी लेबर को कहीं आज भी काम करना है वो तुरंत हाँ कर लेगा। दूसरा वो कहेगा भाई अपने स्प्रे करना है, किसका करना है, जो केमिकल का करना है, वो खुद भी उसको पता है कि भैया ये जहर है, भैया मुझे नुकसान करेगा, मुझे नुकसान हो रहा है, ये चीज उसको खुद महसूस भी होती है। तो इसीलिए वो फर्क पड़ता है। एक मिनट रुकना भाई साहब, खाद का भी हाँ स्टार्ट है तो हाँ कुछ दिखाना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिखा खाद है अपन। अच्छा देख लो, आओ खाद है, मैं तो शूट कर लो, नीचे से ही चलेंगे, शूट कर लो कोई भी। इसमें कितने जितने लोग आ रहे हैं मुंगाराम जी, उनमें से कितने लोग हैं जो आने के बाद में इसको छोड़ देते हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती में मैं गया, जैविक खेती में गया, मेहनत बहुत है, नहीं हो पा रहा और मुझे छोड़नी पड़ रही है, ऐसे भी कुछ देखे हैं केसेस आपने? हाँ देखो 2% केस ऐसे हैं जो किसी ने छोड़ दिया, लेकिन फिर उनका मन यही लगा रहता है, मन वापस बदल के आता है जब वो मार्केट में उसका व्यू देखते हैं ना। हाँ। हर चीज का, या फिर हमारे भाव को लेकर, जैसे गेहूं हमारा बिकता है तो 5,000 रुपए समथिंग क्विंटल बेच रहे हैं जी जी, अब उनका तो फिर वो 2200 बिकेगा तो मंडी में बिकेगा, एमएसपी के हिसाब से जाएगा। हाँ। जी जी जी। ये है खाद बनाई हुई है, ये अपने पास में वो बकरी फार्म है ना जी, उसकी मिंगनी की खाद है। अच्छा ये अभी बन गई है, ये अभी हाँ ये तैयार है, तैयार हो गई है, तैयार है, क्योंकि इसमें से 90% है वो एकदम मेच्योर है। हाँ। अब जैसे ये 1-2% है, हाँ। तो ये अगली साल अपने आप तैयार चलती अपने आप है। यानी होती इसकी साइकिल लंबी है, लंबी वो है। फॉर्मुलेशन नहीं है कि केमिकल दिया और वो थोड़े ही दिन में फ्री चला जाता तैयार है। हो। इसकी साइकिल लंबी है और कार्बन की मात्रा बढ़ती रहती है लगातार। ये जो मौसम्बी के जैसे पेड़ हैं, इसके अंदर सालों से भी कुछ अंतर आता है कि भाई पहले 2 साल में प्रोडक्शन ऐसी है या बाद में प्रोडक्शन बढ़ सकती हो या कुछ कम हो सकती हो, कोई देखो वैसे तो ये जैसे जैसे टाइमली है ग्रोथ करते जाते हैं, हाँ, प्रोडक्शन बढ़ता ही है अपने आप ही, नॉर्मल एक प्रकृति की है मामला। पेड़ जो ग्रोथ करेगा ना, अभी ये 3 साल से अपन इसका हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, ठीक, तो बढ़ती हुई ही मिल रही है अपने को। तो ये कितने सालों तक जो है लगातार प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल पीक पे महसूस होती है, देखो आगे भी बढ़ती रहती है? राजस्थान में तो अभी से 5-7 साल से शुरू हुआ है बगीचे वाला, अच्छा, ज्यादातर जी। तो साइकिल इसकी मानते हैं 25 साल लाइफ है, 25 साल। लेकिन ये पौधे के इम्यूनिटी पावर पे डिपेंड करता है कि अपन इनको पोषण में क्या दिया है, इनकी हेल्थ क्या है और ये कब तक अपन इसको डालेंगे तभी उसे ले पाएंगे कुछ। 25 के बाद में क्या होगा, सूखना शुरू हो जाएगा या हाँ। फल देना बंद कर देगा? बस नहीं, फल देना बंद नहीं करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा और डाई बैग की शिकायत आती है। अच्छा। जरूरी नहीं 25 की 12 भी हो, हाँ। पौधा अगर कुपोषण का शिकार होगा तो पहले ही बंद कर देगा, तो फल देना बंद कर देगा, लेकिन शुरू कर देगा हरे भरे पत्ते वगैरह, लेकिन सूखना भी शुरू कर देता हाँ, है। डाई बैग अच्छा। इनमें डाई बैग की शिकायत है। डाई बैग क्या होता है, ये मतलब क्या है? टहनियाँ सूखती चली जाती है। अच्छा, तो इस हिसाब से पेड़ की कटिंग भी आप करते रहते होंगे टाइम हाँ, इनकी छटाई, निराई, गुड़ाई वो टाइम छटाई से ये होगा कि थोड़ा नीचे रहेगा तो ज्यादा फलदार जो है उसी में थोड़ा चौड़ाई की तरफ यानी चलेगा इनकी जो, फल। अब देखो जैसे कटिंग की तो यहाँ से वाटर शूट था, हाँ, अब ये वाटर शूट केवल भोजन ऑब्जर्व करने का काम करता था, हाँ। फ्रूट नहीं देगा, हाँ। तो इसको हटा दिया। हाँ। अब ये मीठी बच्ची है, तो मीठी ज्यादा पोषण अब ये लेगी, पूरी मीठी है, ये पूरा का पूरा फ्रूट होगा। और ये सारा वाटर काम शूट मैनुअल हमने करना हटा जरूरी है, दिया। सही बात और ये करना जरूरी, ये सारी वाटर शूट हमने हटा दी, बिल्कुल। तो अब ये जो मीठी बच्ची है ये सब पे फ्रूटिंग में आएगी, convert बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वही बात है कि मिल जाएगा। हाँ। तो इनका पोषण पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, अनवांटेड जो चीज़ें हैं उनको जितना हटाएंगे उतना जो है, और यहीं पे कहीं ना कहीं किसान की समझदारी और किसान की जो है, ये अब एक एग्रीकल्चर के अंदर ये पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है जो भारत का किसान समझ रहा है दोस्तों, कि जो किसानी है, जो कृषि का क्षेत्र है, इसके अंदर समझदारी की आवश्यकता है। नए इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, नई कोशिश की जा रही है, नए अनुसंधान हो रहे हैं। जो इसको आराम से धैर्य से समझ रहा है, निष्ठा के साथ में एक अच्छी चीज़ उगाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने लिए भी बहुत अच्छा एक वातावरण बना रहा है, समाज को भी एक नई दिशा दे रहा है। पूरे देश को जो है वो कल को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति इसी माध्यम से हो सकती है, प्रोवाइडेड कि किसान जो है वो इस बात को समझने की कोशिश करे। अगर समन्वय बनाते हुए धैर्य से वो काम करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं एक नई गति है, एक नई दिशा है। और जो भारत के ऊपर शुरू से लगा हुआ है कि 60% जितने लोग कृषि में हैं, इनसे तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये पूरी इकॉनमी को ड्राइव करने वाला जो क्षेत्र है, और ये और ज़्यादा बेहतर ड्राइव कर सकता है, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है आने वाले समय में। इसको समझदारी से अगर करा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं दिशा अब जो है क्लियर होनी भी शुरू हो गई। सस्ता भी पड़ता है, वातानुकूलित है। हाँ, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा वो नहीं गर्मियाँ, जरूरत है। जून के महीने में कितनी भी गर्मी हो तो वो क्या है कि ये ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा। रहेगा। और ये प्याज स्टोरेज है, किसान के लिए
ये सबसे जरूरी है। किसान जब भी प्रोडक्शन निकालता है तो स्टोरेज करने की समस्या आती है, रोके कहाँ। सही बात। तो नहीं रोकने की वजह में जल्दबाजी में सस्ते दाम में या जल्दबाजी करके मार्केट में बेच देता है। बिल्कुल, तो अपन यहाँ करके रोक के और प्रोसेसिंग करके फिर ग्रेडिंग करके फिर देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सीडर है अपने सब्जी के, धनिया के, प्याज के बीज। समन्वय बनाने के लिए आपने कुछ किया हुआ है कि जैसे एकदम क्रॉप हो गई, बाय चांस अगर उस समय पे सेल ना हो तुरंत, हाँ। तो ये स्टोरेज में, जैसे आपने प्याज की बताई है, गेहूं भी इसी तरीके से स्टोर हो जाएगा आपका। तो गेहूं भी हो गई, प्याज भी हो गई, और इसके आपने मौसम्बी है। हाँ। मौसम्बी की लाइफ थोड़ी कम है, वो तुरंत होते ही निकल जाए तो ज्यादा बढ़िया। नहीं, 20-20 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा। जो जितनी रुकेगी उतने जूस की मात्रा जो हो रही है उसी को आप अलग कर रहे हो। टेस्ट भी बढ़ेगा। जैसे पहले अपन तरबूज जो अपना चौमासे मतीरा होता था, कच्चा होता था, जो पकता उसका ऊपर का कपल है वो मैच्योर होता जाता है, यही मौसमी में भी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मुंगाराम जी का भी नंबर जो है वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वीडियो के अंदर, संपर्क बनाए रखें। और जैसा इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि फैमिली डॉक्टर के साथ साथ फैमिली किसान के होने की आवश्यकता है। भारत का किसान अगर भारत के घरों के साथ में किसी भी माध्यम से लगातार जुड़ना शुरू हो गया तो किसान की समस्या, आपकी समस्या, देश की समस्या सब सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर बिल्कुल जो सोचने का एक पैटर्न है वो परिवार के तरीके से है। किसान जब आपके परिवार को परिवार मान रहा है तो आपको भी ये आपका दायित्व है कि आप किसान को अपने परिवार का हिस्सा माने, और ये बहुत ज़रूरी है। ये चैलेंजेस जो इन्होंने बताए हैं, ये हमारे भारत के लिए इस समय सौभाग्य की बात है कि लगातार संघर्ष करके कहीं ना कहीं इन समस्याओं का कुछ समाधान ढूंढने में कुछ किसान सफल हो पाए हैं। अब इनकी सफलता जो है वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बने, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। थोड़ा थोड़ा प्रयास अगर मिलकर हर कोई समन्वय बनाते हुए चलेगा तो इससे हम किसान को भी भला करेंगे, अपने बच्चों के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि आने वाले समय के अंदर अगर कृषि को हम सही दिशा देने में सफल हो जाते हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए भी एक रोजगार का बहुत बड़ा जो है क्षेत्र खुल सकता है। थोड़ी मेहनत, थोड़ा समन्वय, थोड़ी समझदारी, थोड़ा आपस के अंदर जो है पारिवारिक जो समन्वय, वो सब कुछ अगर बना ले तो मुझे लगता है आने वाला भारत जो है वो उज्जवल रहेगा। अपनी यात्रा के अब अगले पड़ाव की तरफ हम चलेंगे, वापस मुरारका फाउंडेशन की तरफ। तो चलिए वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर जाकर और ज़्यादा जानकारी आप तक लाने की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।